हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन भाई चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो हम लोग 11 बजे टेस्ट लेते हैं, 11 से 12 बजे आपका टेस्ट चलता है और नेक्स्ट डे उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो उसी का आज डिस्कशन करेंगे। जो हम लोग टेस्ट 9 नंबर हुआ था, जो टेस्ट 9 हुआ था, टेस्ट 9 का आज फुल डिस्कशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। जो एक एक करके हम लोग सभी क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन, सभी टेस्ट में हम लोग 50 क्वेश्चन रखते हैं, जिसमें मैथ का 25 क्वेश्चन रहता है और रीजनिंग का 25 क्वेश्चन रहता है। ठीक, तो इसी 50 क्वेश्चन का लाइन बाय लाइन से हम लोग डिस्कशन करेंगे, एक एक क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, और हम लोग जो 8 बजे वाला क्लास है, 8 से 9 बजे हम लोग जो क्लास लेते हैं सुबह मॉर्निंग में, जिसमें हम लोग मेंसुरेशन कर रहे हैं, तो वो क्लास अभी जो है 20 मई के बाद जो है कंटिन्यू होगा। ठीक, वो क्लास बीच में अगर हमें समय मिला तो आपको क्लास कराएंगे उसमें, और नहीं तो ये 20 मई के बाद जो है कंटिन्यू क्लास चलेगा। ठीक, इसमें मेंसुरेशन चलेगा। और ये जो टेस्ट वाला क्लास है ये चलता रहेगा। 1-2 टेस्ट आपका इसमें नहीं हो पाएगा। ठीक, तो लेकिन ये चलता रहेगा। इसमें 1-2 टेस्ट जो है बाधा डलेगा। ठीक, तो चलिए आइए। और एक बात और, ये जो हम लोग टेस्ट ले रहे हैं ना 11 से 12, इसमें 130 स्टूडेंट, 130-40 लगभग बॉयज़ हैं और गर्ल में है लगभग 30-40, यानी मान लीजिए कि 100 लगभग 150 ही मान लेते हैं हम लोग। ठीक, 150 स्टूडेंट है टोटल, ग्रुप जो बना हुआ है उसमें। ठीक, जो ग्रुप ज्वाइन हुआ है, ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको बताए ही थे कि 9693037419 पे आप अपना नाम लिख करके और बोलेंगे कि सर हमें भी टेस्ट देना है, तो हम आपको ग्रुप से ज्वाइन कर देंगे। ठीक, और आप टेस्ट देने लगिएगा। 11 से 12 बजे सोमवार टेस्ट होता है, मंगल को डिस्कशन होता है, बुध टेस्ट, बृहस्पति डिस्कशन, शुक्र टेस्ट और शनि डिस्कशन होता है। ये सिलसिला हम लोग का चल रहा है, लगातार चल रहा है। तो एक बात ये बता रहे थे कि ये लगातार चल रहा है, सोमवार टेस्ट, मंगल डिस्कशन, ये कंटिन्यू चल रहा है। 9 नंबर टेस्ट तक हम लोग अभी तक पहुंचे हुए हैं। ठीक, 9 नंबर टेस्ट और 150 स्टूडेंट टोटल इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन टेस्ट लगभग 40-50 लोग ही दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ऐसा रहा तो जो लोग कंटिन्यू टेस्ट नहीं दे रहे हैं उनका नाम फिर इसमें से हटा दिया जाएगा। ये मतलब टेस्ट देने के लिए ये ग्रुप बना हुआ है, ऐसे ग्रुप नहीं बना हुआ है। और देखिए इसमें ये जो टेस्ट चल रहा है ना, ये टेस्ट आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, बहुत फायदेमंद होगा। ये अजगाट बांध लीजिए आप कि बहुत फायदेमंद होने वाला है। अगर कंटिन्यू आप लगभग 30-40 टेस्ट कर देते हैं ना, और 30-40 टेस्ट करने से केवल नहीं होगा, 30-40 टेस्ट करिए, उसका डिस्कशन करिए, और प्लस संडे को आप क्या करिए ना कि उसमें एनालिसिस करिए। ये 3 काम करिए। और 40-50 टेस्ट अगर लगातार कर रहे हैं ना आप, तो एक दिन देख लीजिएगा एकदम डंके की चोट पे कहते हैं, आपका बहुत इंप्रूवमेंट होगा। मैथ रीजनिंग तो कहीं पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक, मैथ रीजनिंग और डिस्कशन कैसे करना है ये भी सीख लीजिए। डिस्कशन कैसे करना है, डिस्कशन के लिए एक इसका अलग से कॉपी बनाना है, सेट 1 सेट 2 ऐसे डेट वाइज डाल करके अलग से कॉपी बनाना है। और कॉपी पे जो जो भी आपको पॉइंट लग रहा है कि ये हमको पता नहीं है, क्वेश्चन नंबर दे करके उसका पॉइंट नीचे लिख लेना है। उसका रिविजन करते रहना है हमेशा, और रिवीजन करते रहना है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना है। जो चीज़ आज गलत हो जाए उसको अगले सेट में ये नहीं देखना है कि ये फिर क्वेश्चन हमारा गलत हो जाए। ऐसे डिस्कशन करिए, ऐसे एनालिसिस करिए, आप में जरूर इम्प्रूवमेंट होगा। एकदम गारंटी के साथ, दावा के साथ है कि इम्प्रूवमेंट होगा। बहुत लोग इस टेस्ट को हल्के में ले रहे हैं। अब बताइए 150 लोग जुड़े हुए हैं, इसमें से 30-40 ही लोग कंटिन्यू रह रहे हैं, हर बार टेस्ट दे रहे हैं। तो इससे क्या कहा जाए कि आप अपने कैरियर के प्रति लापरवाह हैं और केवल ग्रुप से ऐड हो गए हैं। तो ग्रुप से ऐड होने से कुछ नहीं होगा। आप जब तक उसका टेस्ट नहीं दीजिएगा, 1 घंटे के अंदर क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, अगले दिन डिस्कशन नहीं करिएगा, उस पर एनालिसिस नहीं करिएगा, तो फिर आप में इंप्रूवमेंट कैसे होगी? ऐसे इंप्रूवमेंट नहीं होगा कि हम टेस्ट दे रहे हैं, कुछ डिस्कशन कर ही नहीं रहे हैं, लगातार मेरे में पीडीएफ आ रहा है, हम बना रहे हैं, टाइम से नहीं बना रहे हैं, इधर उधर बना रहे हैं, तो फिर क्या फायदा है आपको? टाइम से रहिए। और बहुत लोग का कल हम रिव्यू भी ले रहे थे, आप जो लोग जैसे टेस्ट में अपना नंबर बताए थे कि इतना नंबर है, उनको हम कुछ सजेशन भी देते हैं कि आप ऐसे करिए वैसे करिए, सजेशन भी मिलता है लास्ट में। तो सजेशन को भी ध्यान में रखना है। तो उसमें मैक्सिमम लोग कह रहे थे कि सर हम लेट से ज्वाइन करिए। ऐसा लेट से क्यों ज्वाइन करिएगा जब आपको पता है कि डेली जो है अल्टरनेट सोमवार टेस्ट होता है 11 से 12 बजे। सोमवार को आ जाएंगे एकदम राइट 11 बजे, मंगलवार को 11 बजे राइट आएंगे। अपना डिस्कशन एक अपनी दिनचर्या में, जैसे आप
खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, दोपहर का लंच करते हैं, उसी तरह से इसको अपने लाइफ में जोड़ लीजिए। 11 से 12 बजे 1 घंटा अपने लाइफ का दीजिए इसमें, और देखिए आपके लाइफ जब 1-1 घंटा दीजिएगा ना और 50 सेट तक पहुंचिएगा ना, तो कितना इंप्रूवमेंट होगा अब ये हम नहीं कह सकते हैं। ठीक, आप खुद में देखिएगा कि 10 सेट करने के बाद खुद में जो लोग कंटिन्यू 9 टेस्ट किए होंगे उनमें खुद में इंप्रूवमेंट लग रहा होगा कि हाँ बहुत इंप्रूवमेंट है। और पहले आप ज़्यादा नंबर आ रहा था, अभी कम आ रहा है। इसका वजह ये है कि जो क्वेश्चन का लेवल है अब थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। शुरुआत में हम आसान लेवल दिए हुए थे जानबूझ करके कि आप थोड़ा सा मनोबल आपका हाई हो, अब धीरे धीरे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा। कभी कभी बीच बीच में आसान भी मिल जाएगा, कभी अच्छा भी क्वेश्चन मिल जाएगा, तो ये सब सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि हम बैग जा रहे हैं टेस्ट दे रहे हैं। तो ये 5 मिनट जो आपका कीमती समझाया है इसको ध्यान में रखिएगा, और टेस्ट टाइमली दीजिए और डेली दीजिए। एक दिन टेस्ट देने से नहीं होगा, अगले दिन टेस्ट छोड़ देते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो ये कंटिन्यू रहिए, नहीं तो फिर ये 150 लोग टेस्ट ग्रुप में रखने से क्या फायदा है, फिर हटा दिया जाएगा। इसमें भीड़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए दूसरा कोई आएगा ना तो टेस्ट देगा लगातार, तो इस बात को आप अमल करिएगा। नहीं रहिएगा, अगर टेस्ट लगातार नहीं दीजिएगा, 4-5 टेस्ट देखेंगे लगातार, जो नहीं दे रहे हैं उनका नाम हम ग्रुप से हटा देंगे। ठीक, और फिर उनका नाम ज्वाइंट नहीं होने वाला है। एक बार जब हट जाइएगा ग्रुप से तो फिर ज्वाइंट नहीं होने वाला है। और एकदम गारंटी कहते हैं आप 50 सेट करिए, उसके बाद से आप खुद में देखिएगा कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक, तो चलिए आइए अब ज़्यादा समय नहीं लेकर के हम डिस्कशन शुरू करते हैं। और डिस्कशन से पहले जो लिस्ट दिखाते थे आज लिस्ट नहीं दिखाएंगे। ठीक, आज इतना हमें समय लग गया समझाने में, तो आज लिस्ट नहीं दिखाएंगे। लिस्ट ग्रुप में डला हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का क्या कह रहा है, देखिए आपके स्क्रीन पर है। बोला हुआ है कि 12 60 तो 21 का क्या होगा। यानी कि हमें ये आपका एनालॉगी का है, जो रिलेशन इसमें है वही रिलेशन यहाँ से हमें ढूंढना है कि क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, अगर हम ये देख रहे हैं ना कि 12 1 मिनट सॉरी ये 68 है ना जी, 68 है। ये 12 25 60 8 68 जुड़ा हुआ है, यानी 12 25 60 8 68, तो 21 25 105 और 8 13 ऑप्शन में ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये देखिए, तो 12 25 60 12 12 144, उसका आधा भी नहीं है। तो 12 25 60 और 8 का मतलब 8 कैसे आ रहा है, 12 में 8 कैसे आएगा। तो अगर हम 8/12 करते हैं तो 4 दूना 8 4 3 12, यानी 2/3, यानी 5.2/3 से ये गुणा कर दिया है। 5.2/3 5.2/3 का मतलब क्या हुआ, 5 3 15 2 17/3। ये 12 में जब 17/3 से गुणा किया है तो देखिए 3 से कट जा रहा है, 3 चौके 12 17 चौके 68 आ जाता है। तो यहाँ भी हम 21 में क्या करेंगे, 17/3 यानी 5.2/3 का मतलब 17/3 से गुणा कर लेंगे। 3 7 21, 17 7 119 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 5.2/3 गुना है, तो ये भी 5.2/3 हो जाएगा, और 119 ऑप्शन में भी दिया है, ऑप्शन नंबर सी यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें ट्रेंगल काउंट करना था। ठीक, ट्रेंगल काउंट करना है, तो देखिए इसमें थोड़ा सा आप इम्प्रूव कर लीजिएगा। जो हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक, तो इसमें एक चीज़ इम्प्रूव आपको कर लेना है। ये जो हम लोग का क्वेश्चन है ना, यहाँ पे ये एक लाइनिंग छूट गया है। ठीक, इस लाइनिंग को बना लीजिएगा, और अगर ये लाइनिंग नहीं बनाए होंगे तो आपका जो है आंसर 30 आ रहा होगा, और 30 इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो ये एक लाइनिंग इसमें छूट गया था, मिसप्रिंट हो गया था बनाने में क्वेश्चन को, तो आप इसको सुधार लीजिएगा। देखिए हम लोग इसको कैसे काउंट करेंगे, इसको काउंट करने का तरीका सीखिए। इसका आंसर 34 होगा, और जब ये लाइन नहीं रहेगा जो कि क्वेश्चन जैसे दिया हुआ था तब जो है 30 होगा। 30 ऑप्शन में नहीं है। ठीक, देखिए इसमें कैसे हम लोग काउंट करते हैं, तो देखिए 2 तरीका आप ध्यान देखिए। देखिए जब भी अगर ऐसा ट्रेंगल आए ना, ऐसा ट्रेंगल इस टाइप से आए, तो इसको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6, और 6 को 2 से गुणा कर लीजिए, यानी 6 दूना 12 को टोटल ट्रेंगल हो जाएगा। आपको गिनने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये एक ट्रिक है। और जहाँ ऐसा ट्रेंगल दिखे ना ऐसा, तो 1 2 और ये दोनों को जोड़ दीजिए, 2 1 3 हो जाएगा। मान लीजिए ऐसा ट्रेंगल आ जाए, इसमें तो ऐसा है नहीं, 1 2 3, तो 3 2 5 1 6 ट्रेंगल हो जाएगा। यानी ऐसा फिगर है तो 1 2 3 हो जाएगा। ठीक, देखिए आप कैसे काउंट करेंगे। इस वाले अगर फिगर में केवल इधर हम आते हैं तो 1 2 3 4, यानी 4 दूना 8 हो जाएगा ट्रेंगल। यहाँ केवल अलग अलग हम जोड़ रहे हैं, 8 हो गया। इस ट्रेंगल में, इस चतुर्भुज में आते हैं तो देखिए इसमें कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 दूना 12 हो गया। ठीक,
अब कुछ नहीं करना है, बस चतुर्भुज को अगर काट काट के बनाया होगा डायगोनली तो उसको गिन करके और उसके अंतिम वाले अंक को दोगुना कर लेना है। इधर 4 आया था तो 4 दूना 8, ये हो गया आपका 2, और इसमें तो ऐसे डायगोनली काटा नहीं, इधर छोड़ दिया है तो इसको अलग अलग काउंट करना होगा। ऐसा वाला फिगर में क्या बताए थे, 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 और एक बड़ा वाला ये 3 हो गया, फिर ये 1 हो गया 4 हो गया। इसमें आते हैं तो 1 2 3 और एक बड़ा वाला 4, यानी ये दोनों मिला करके कितने हो गए, 8 हो गए। देखिए हम जोड़ते जाते हैं, 12 प्लस, अच्छा चलिए इसको, ये 12 प्लस 8 प्लस ये दोनों मिला करके 8 हो गए, यानी 8 8 16 और 12 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 12 ये हो गया आपका 28। ये सिंपल अगर गिने अभी केवल तो अभी 28 मिला हुआ है। फिर से एक बार समझ लीजिए कैसे, ये इसमें 1 2 3 4 5 नंबरिंग के 6 तो 6 दूना 12 हो गया, लास्ट वाला को 2 गुना कर लेना है। इसमें 1 2 3 4 दूना 8 गो हो गया, इसमें 12 गो हो गया, इसमें 8 गो हो गया, इधर ये काउंट किए तो 1 2 3 और एक 4 हो गया, 1 2 3 एक 4 हो गया, 4 इसमें हुआ और 4 इसमें हुआ, यानी सब अलग अलग हम काउंट किए हैं, सब अलग अलग 4 4 8 8 16 और 12 कितना हो गया, 28 अभी तक हुआ है। अब मिलाकर जब गिनते हैं, जब मिलाकर गिनते हैं तब देखिए कितना ट्रायंगल बनता है। ये अगर ये डायगोनली मिलाते हैं तो ये एक ट्रायंगल, ये बड़ा वाला और ये एक बड़ा वाला, 2 ट्रायंगल हो गया, 2 हो गया, और इधर तो डायगोनली मिला नहीं है पूरा। अब इसको अगर मिलाते हैं, देखिए इसको तो ये 3 हो गया, फिर इधर हो गया 4 हो गया, फिर इधर आते हैं तो ये 5 हो जाता है, और इधर आते हैं तो ये 6 हो जाता है, अर्थात और 6 ट्रायंगल हो गया। तो अब सबको जोड़ लीजिए, बड़ा वाला 6 ट्रायंगल हो जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 13 14 का 4 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, यानी कि 34 टोटल ट्रायंगल। इसका जो आंसर आएगा ना वो 34 होगा, और यही राइट आंसर भी था। ये मिसप्रिंट हो गया था, इसको क्वेश्चन में आप मिला लीजिएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझेगा तो एक बार और देख लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, बोला है सिलॉक्स है आपका, तो पहले डायग्राम बनाइए। कुछ शिक्षक दार्शनिक हैं, आप डायग्राम पहले बना लीजिए। कुछ शिक्षक जो हैं, कुछ शिक्षक दार्शनिक हैं, दार्शनिक। उसके बाद बोला है कि कुछ दार्शनिक लेखक है, तो देखिए यहाँ से अब दो डायग्राम बनेगा। कुछ शिक्षक दार्शनिक है और कुछ दार्शनिक जो है लेखक है, यानी कुछ दार्शनिक लेखक है, यानी केवल दार्शनिक इधर से भी ले सकते हैं और दार्शनिक यहाँ तक है तो इधर से भी ले सकते हैं, यानी एक डायग्राम बनेगा। इसको भी बना देते हैं इधर। ये हो गए शिक्षक, कुछ शिक्षक जो है दार्शनिक हैं और ये दार्शनिक हो गए, और कुछ दार्शनिक लेखक हैं, यानी दार्शनिक इधर से भी हम ले सकते हैं। ये दार्शनिक हम लोग यहाँ से कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक, लेखक हो गए, ये दार्शनिक लेखक हो गए, यानी 2 डायग्राम इसका बनेगा। अब क्या कह रहा है कि निष्कर्ष दिया हुआ है, निष्कर्ष में 2 निष्कर्ष दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकेंड दिया हुआ है। निष्कर्ष अगर पढ़ रहे हैं तो कह रहे हैं कि कुछ लेखक शिक्षक हैं, कोई भी लेखक शिक्षक नहीं है। देखिए आइदर केसेस पिछला ही जो है सेट में आया हुआ था, सेट 8 में आइदर केसेस। आइदर केस का 3 कंडीशन होता है, बताए थे आपको कि फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। पहला कंडीशन था कि दोनों निष्कर्षों में एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो दोनों निष्कर्ष में देखिए लेखक शिक्षक इसमें भी है और लेखक शिक्षक इसमें भी है, दोनों में है। दूसरा जो कंडीशन था कि एक अगर पहला निष्कर्ष पॉजिटिव हो रहा है तो दूसरा निष्कर्ष निगेटिव होना चाहिए, दोनों में से कोई ना कोई एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए, तो ये भी जो एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है। पहला निष्कर्ष बोला है हमें कि कुछ लेखक शिक्षक है, दूसरा बोल रहा है कि कोई लेखक शिक्षक नहीं है, यानी दोनों में एलिमेंट सेम है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। तो अब क्या बताए थे, तीसरा कंडीशन बताए थे कि अगर 2 फिगर बन रहा है तो एक में रिलेशन न मिले और एक में रिलेशन मिलना चाहिए। तो देख लीजिए शिक्षक और लेखक में एक में नो रिलेशन है, यहाँ नहीं रिलेशन मिल रहा है, और यहाँ रिलेशन मिल रहा है, ये दोनों में रिलेशन मिल रहा है, अर्थात ये दोनों वाला जो चला जाएगा ना आइदर केसेस में चला जाएगा, आइदर में चला जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, या तो एक, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 हो जाएगा। आइदर केसेस का मतलब यही होता है, या तो 1 या 2, तो ऑप्शन से मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर सी में दिया है तो सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आइदर केसेस समझ गए होंगे। देखिए आइदर केसेस में क्या होता है, अगर 2 फिगर बनने का चांस है तो 2 फिगर बनाएंगे। 2 फिगर हम बनाए, कैसे बन रहा है, तो बोला है कि कुछ शिक्षक दार्शनिक हैं और कुछ दार्शनिक लेखक हैं। तो एक तो दार्शनिक आप इधर से भी ले सकते हैं और यहां तक दार्शनिक है तो एक इधर से भी ले सकते हैं, दोनों कंडीशन था, दोनों हम बना लिए। अब निष्कर्ष दिया हुआ है, पहला निष्कर्ष कि कुछ शिक्षक जो है लेखक है, कोई शिक्षक लेखक नहीं है। तो आइदर केस में इसीलिए जा रहा है ना कि आइदर केस में दोनों एलिमेंट सेम है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। एक फिगर में अगर नो रिलेशन बना है तो एक में रिलेशन बन रहा है, अर्थात ये तीनों फुलफिल कर लिया तो ये आइदर केसेस हो जाएगा, या तो 1 या 2। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ी है। बोला हुआ है
कि निम्नलिखित संख्या युग्मों में 3 युग्म किसी प्रकार एक समान है और एक युग्म अलग है तो असमान युग्म को छांटे। देखिए 3 जो है एक जैसा है। अगर हमें बात करें तो इस 7 × 4, 7 चौक 28, 4 7 28 ना, 4 × 7 और 4 8 32, यानी 4 8 32, 4 7 28 हो रहा है। इसको देख रहे हैं तो 7 × 7, 7 7 49 और 7 8 56 हो रहा है। ये देख रहे हैं तो 13 × 7, 13 7 91 और 13 × 8 हो जा रहा है। यहाँ देखते हैं तो 8 × 8 हो रहा है, ये 8 × 7 होना चाहिए, 8 7 56, तो ये 8 से कट ही नहीं रहा है, अर्थात यही वाला हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल है। 4 8 32, 4 7 28, एक बार 8 से कट रहा है, एक बार 7 से, यानी कि 4 8 32, 4 7 28, ये 7 8 56, 7 7 49, 7 का 8वां गुणज, 7 का 7वां गुणज, ये भी 13 का 8वां गुणज, 13 का 7वां गुणज, ये जो है 8 का 8वां गुणज है, यानी 8 का 7वां गुणज नहीं है, अर्थात यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। जो रिलेशन इन सब में मिल रहा है ये डी में नहीं मिल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 नंबर पेपर कटिंग से रिलेटेड है। ये पेपर को मोड़ा है, पहले ऐसे मोड़ा है, फिर ऊपर से नीचे मोड़ा है, फिर इधर से इधर मोड़ दिया है। ये मोड़ करके देखिए डॉटेड डॉटेड है, ये इधर मोड़ करके ऐसे मोड़ लिया है, ये त्रिभुजाकार बना लिया है और फिर इसे काटा है। यहाँ एक ऐसे गोलाकार छिद्र किया है, यहाँ एक वर्गाकार छिद्र किया हुआ है। तो जब फिर ऊपर ऐसे खोलेंगे हम लोग, ऐसे मान लीजिए पहले ऐसे खोलें, तो ऐसे खोलेंगे तो एक यहाँ ऐसे गोलाकार छिद्र हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ऐसा छिद्र हो जाएगा। ठीक, फिर जब ऊपर खोलिएगा तो ये ऐसे बन जाएगा और यहाँ ऐसा फिगर बन जाएगा और ये ऊपर ऐसे फिगर बन जाएगा। फिर इधर जब खोलेंगे हम लोग, यहाँ भी ना बनेगा, यहाँ भी ऐसा फिगर बनेगा। जब इधर खोलेंगे तो ये इधर हो जाएगा, यहाँ भी एक गोलाकार हो जाएगा, यहाँ भी एक गोलाकार हो जाएगा, यहाँ भी एक गोलाकार हो जाएगा और यहाँ जो है ये फिगर आ जाएगा, ऐसा फिगर हो जाएगा और नीचे भी एक गोलाकार हो जाएगा। तो ऐसा देख लीजिए और ये ऐसे हो जाएगा ना, ये भी चरखुट्टा बन जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है ऐसा क्वेश्चन, ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑप्शन से मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का किस में बन रहा है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, सी नंबर होगा। यहाँ गोलाकार, सब जगह गोलाकार होगा, साइड पे सब जगह गोलाकार और अंदर ये चरखुट्टा, ये सब नहीं रहेगा ना, जब मोड़ दिए हटा दिए तो ये सब नहीं रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जा रहा है हम लोग का राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि EAGER ईगर को 51 75 9 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में CADET कैडेट को क्या लिखा जाएगा, CADET। देखिए ई का नंबरिंग 5 होता है, 5 लिख दिया है, ए का नंबरिंग 1 होता है, 1 लिख दिया, जी का 7 होता है, 7 लिख दिया, आई का फिर 5 होता है, 5 लिख दिया, आर को 9 लिखा है, यानी आर का क्या होता है 18 होता है। तो 18 मतलब लग रहा है इसका नंबरिंग जोड़ दिया हुआ है, 8 1 9 तो 9 लिख दिया। तो उसी तरह से इसको कर लीजिए, सी का 3 होता है तो सी का 3, ए का 1 होता है, 1 लिख दिए, डी का 4 होता है, 4 लिख दिए, ई का 5 होता है, 5 लिख दिए, टी का 20 होता है, तो जोड़ेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिलाइए, ऐसा ऑप्शन दिया ही नहीं है, इसका मतलब दूसरा कुछ सोचिए। अच्छा एक चीज, इसका 18 9 यानी उल्टा क्रम दिया होगा कहीं, ये अगर 18 है तो 27 में से 18 घटा रहा है 9, यानी कि उल्टा क्रम भी हो रहा है। तो ये 20 का उल्टा क्रम यहाँ 7, तब 7 दिया होगा, 7 वाला ऑप्शन देख लीजिए होगा इसमें। 31 45 7 ऑप्शन नंबर ए है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए ये जोड़ वाला यहाँ 8 1 9 वाला नहीं दे रहा है, ये 18 है सीधा, तो उल्टा जो है 27 में से 18 घटाएंगे 9 हो जा रहा है, तो इस 27 में से 20 घटाएंगे यहाँ 7 हो जाएगा, यानी उल्टा क्रम वाला ही दिया है, जोड़ वाला नहीं दिया है। तो कैसे कोडिंग किया है आपको निकालना ही पड़ेगा। तो जोड़ करके कोड किए नहीं हो रहा है, ये गलत हो जा रहा है, सेट ही नहीं हो रहा, ऑप्शन दिया ही नहीं है वैसा। तो ये उल्टा क्रम में दिया है, दोनों का उल्टा क्रम, लास्ट वाला दोनों जो 2 डिजिट आ रहा है ना उसका उल्टा क्रम, लास्ट वाला दोनों का उल्टा क्रम दिया हुआ है, तो उल्टा क्रम लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिसिंग वन कह रहा है, यहाँ ढूंढना है क्या होगा। अगर हम बात करें 12 7 84, तो 84 में कितना जोड़ दिया है, यहाँ पर 11 जोड़ दिया है। यहाँ 14 8 112, 112 में 11 जोड़े नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सेट नहीं हो रहा है। दूसरा को सोचिए, तो यहाँ पे अगर 12 12 है 144 और 7 7 49, 14 में से 9 गया 5, हाँ ये मिल जा रहा है, यानी दोनों के बर करके घटा दिया है। यहाँ पे बर करके घटाया है 144 माइनस 49, तो ये देख लीजिए आ रहा है 195। यहाँ 14 14 है 196 माइनस 8 8 64, यहाँ भी चेक कर लीजिए, तो 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 6 गया 3, 132 आ जा रहा है। यहाँ इसका मतलब 16 16 256 में से 81 हमें घटा देना है, 6 में से 1 गया 5 हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया आपका, तो 6 में से 1 गया 5, 16 16 256 में से 81 घटा लीजिए और यहाँ हो जाएगा 15 में से 8 गया 7
और यहाँ हो जाएगा 1, यानी 175 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। कोई डाउट इसमें? दोनों को बर करके घटा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही पासे की 3 स्थिति दी गई है, पहला दूसरा तीसरा, 3 स्थिति एक ही पासे की दी गई है, ठीक। तो संख्या 3 के विपरीत फलक कर कौन सा अंक होगा? देखिए 3 के विपरीत पूछ रहा है ना, इन दिन देखिए इसमें भी 3 है, इसमें 3 है ना यहाँ पे, तो 3 का विपरीत फलक पूछ रहा है। तो देखिए ये एक जो है, एक यहाँ भी सामने है, यहाँ भी सामने है, तो अगर समान सतह पे समान अंक रहता है ना, तो ये सेम अलग विपरीत हो जाएगा। 3 के विपरीत 5 हो जाएगा और 6 के विपरीत 4 हो जाएगा। तो हमें किसके विपरीत पूछा हुआ है? 3 के अपोजिट पूछा हुआ है, तो 3 के अपोजिट फेस पर 5 होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में जो है 5 दिया हुआ है। बात को समझ लीजिए, देखिए समझ लीजिए, बहुत आसान है। अगर सेम सतह पे एक जो है सामने वाले सतह पे है, इसमें भी सामने वाले सतह पे सेम सतह पे समान अंक हो जाए, तो 5 के विपरीत 3 हो जाएगा और 4 के विपरीत 6 हो जाएगा। तो हमें 3 के विपरीत पूछा हुआ था, 3 के विपरीत 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो है फिगर से रिलेटेड है, आपका इमेज देखना है हमें, ठीक। लंबवत है, तो लंबवत में बताए थे ना कि राइट लेफ्ट में बदल जाता है, लेफ्ट राइट में बदल जाता है। बहुत सिंपल है, देख लीजिए क्या होगा। राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में बदलेंगे तो जो बायां वाला है झंडी वाला वो दाएं चला जाएगा, नीचे रहेगा झंडी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा कुछ होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका। और बी और ए में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, तो बी में जो ऐसे ऐसे ये जो झंडी गया है ना, ऐसे नीचे वाला ये डार्क है और इधर वाला ये डार्क दिया हुआ है, ए में डार्क दिया हुआ है, तो डार्क नहीं होना चाहिए, जो क्वेश्चन दिया है उसमें डार्क नहीं है, इसीलिए ए नहीं होगा, बी हो जाएगा इसका, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, ये आपका श्रृंखला से रिलेटेड है। यहाँ पे बी सी डी ई एफ जी एच तो आई जे हो जाएगा, ठीक। 2 जोड़ दिया है तो 8 2 10 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं तो ओ के बाद पी क्यू आर तो ए एस हो जाएगा। इसमें 1 जोड़ दिया है तो एक यहाँ पे हम भी जोड़ देंगे। पहले वाला में 2 जोड़ा, दूसरा में 1 जोड़ा। अब इसमें देखिए पी में से ये 2 घटा रहा है, एन ओ पी, 16 में से 2 घटाया, 12 में से 2 घटाया, नहीं सॉरी 16 में से 2 घटाया तो 14, 14 में से 2 घटाया 12, 12 में से 2 घटाया 10, 10 में से 2 घटाएंगे 8 हो जाएगा, यानी जे एस एच हो जाएगा। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में है, जे एस एच, ऑप्शन नंबर सी में है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन था। पहला में 2 जोड़ा, दूसरा में 1 जोड़ा, तीसरा में 2 घटा लिया, तो ऑप्शन नंबर जे एस एच आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। देखिए 11 में हम लोग का और छांटना है, क्या क्या दिया हुआ है, तो मूल्यवान, बड़ा, महंगा, कीमती। तो बहुत सिंपल है जी, ये तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा। ये तीनों जो है हमारा कॉस्ट से रिलेटेड है, जैसे मूल्यवान कॉस्टली हो गया, महंगा कॉस्टली हो गया, कीमती कॉस्टली हो गया, लेकिन बी जो है बड़ा है, तो ये सबसे अलग है आपका, ये रुपया पैसे से कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, बी हो जाएगा। आगे बढ़िए। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। ये भी श्रृंखला वाला है, तो देखिए ए के बाद 1 जोड़ दिया, बी के बाद सी डी ई, यानी कि 3 जोड़ा है ना, 3 जोड़ दिया, 2 3 5, 5 और 5 10 हो जाएगा, 10 और 7 17 हो जाएगा, यानी 1 3 5 विषम संख्या जोड़ रहा है। तो अब 9 नहीं जोड़ लेंगे, इसमें 9 जोड़ लेंगे, तो क्यू में 17 9 26, 26 का मतलब जेड हो जाएगा। यहाँ पे ये 17 हुआ तो इसमें 9 जोड़ लेंगे 26। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, तो ऑप्शन से देखते हैं तो बी में दिया हुआ, बहुत सिंपल है, 1 3 5 7, तो अगला में 9 जोड़ा जाएगा, यानी कि 17 9 26, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर कह रहा है कि यदि कंप्यूटर को IVGFKNLX लिखा जाता है, ठीक, कंप्यूटर को IVGF, तो बोल रहा है कि उसी भाषा में हम लोग टेलीफोन को क्या लिखेंगे, TELEPHONE को क्या लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कौन सा भाषा लगाया हुआ है, यहाँ के बाद सी के बाद आई, सी का आई लिख रहा है ना, एक चीज़ इसमें तो कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा लंबा चला जा रहा है, ओ का भी। अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ से ये CX दोनों उल्टा हो जा रहा है, दोनों जोड़ने पे 27 हो जा रहा है। ये 24 होता है XYZ, 24 25 26, तो ये X का 24 हो गया, 3 हो गया 27 हो गया, O का 15 हो गया और L का कितना हो गया 12 हो गया, तो 15 12 27 हो जा रहा है।
एम का 13, 14, 27 हो जाए, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये उल्टा ऐसे करता गया उल्टे क्रम में, यू का उल्टा एफ हो जाएगा, टी का उल्टा जी हो जाएगा, ई का उल्टा वी हो जाएगा, आर का 18 का उल्टा 9 हो जाएगा। यानी इधर से उल्टे क्रम में ऐसे क्रॉसली लिखते गया, इसका इधर से लिखते गया फिर इधर चलते आया है। तो यहाँ टी का यहाँ उल्टा पीछे हो जाएगा, जी हो जाएगा। टी का उल्टा क्या होता है, जी होता है। दोनों का योग 27 होना चाहिए, उल्टा मतलब 27। नहीं पता रहे तो 27 में से घटा लीजिए। ई का कितना होता है 5, तो 5 में से हम अगर 22 हो जाएगा, 22 5 27 हो जाएगा ना, तो 22 का मतलब ये हो जाएगा वी हो जाएगा। एल का 12, तो 12 15 यानी ओ हो जाएगा। ई का 5 होता है तो फिर 22 हो जाएगा, 22 का मतलब वी हो जाएगा। ई का 5 हो गया यानी वी लिख दिए। और पी का क्या होता है 16, तो 16 में कितना जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, तो 16 4 7 4 11 हो जाएगा ना, 11। 16 में 11 जोड़ने पे 27, तो 11 का मतलब के हो गया। 8 में कितना जोड़े 27 हो जाए तो 19, तो 19 का मतलब एस हो जाएगा। ओ का देखिए क्या हो जाएगा, तो ओ का आपका 15 12 27 यानी कि एल हो जाएगा, ठीक। एन का एम हो जाएगा, और ई का कितना हो जाएगा 22 यानी वी हो जाएगा। तो देख लीजिए किस में दिया है, वी एम एल, ये ऑप्शन जिसमें दिया होगा वी एम एल एस, मिला लीजिए वी एम एल एस के वी ओ वी जी, वी एम एल एस के वी ओ वी जी, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। वी एम एल एस के वी ओ वी जी, ऑप्शन नंबर ए में दिया, यही आंसर हो जाएगा। आसानी क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा सोचना था इसमें। ये उल्टा क्रम में पीछे से उल्टा लिखते आया है, तो यहां से हम उल्टा इधर लिखते हैं सबका लेटर, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से लुप्त अंक ढूंढना है। अब देखिए इसमें लुप्त अंक ढूंढना है, और ये 19 78 20 दिया हुआ है, ये बीच वाला बड़ा दिया हुआ है, इसका मतलब इन दोनों को कुछ करके बीच वाला अंक लाया होगा, बस यही ऐसे ही सोचना है इसमें। ये बीच वाला बड़ा दिया, इन दोनों को कुछ करके बड़ा वाला लाया होगा। तो देखिए क्या किया हुआ है, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 39 दूना 28, सही तो है, एकदम सिंपल आ जा रहा है। देखिए 20 और 19 कितना हो जा रहा है 39, 39 दूना कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 3 दूना 6 1 7। इधर भी जोड़ कर देख लीजिए आ रहा है क्या, 7 5 12 कर दो हासिल 1, 4 2 6 1 7, 72 दूना 144, सिंपल हो गया। दोनों को जोड़कर दोगुना कर देना है, 6 3 9 1 1 2, 29 दूना कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 58 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा 29 दूना 58, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आसानी था, ये भी थोड़ा सोचना था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जिस तरह चीन का संबंध युआन से है उसी प्रकार जापान, तो चीन का ये मुद्रा से रिलेटेड है, आपका पैसा से, चीन का युआन है तो जापान का एन होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन है, आपका जीके जीएस मुद्रा पता होना चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सक्षम ने अपने मित्र से निधि का परिचय कराते हुए कहा, निधि के बारे में बोला है कि वह मेरे पिता की पत्नी। देखिए सक्षम अपने अब बोला है, अपने दोस्त से परिचय करा रहा है निधि का, कह रहा है कि निधि के बारे में कि वह मेरे पिता, अब इसके पिता और पिता की पत्नी यानी इसकी माता हो गई, ठीक। पिता की पत्नी, वह मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र पुत्र, इसका मतलब स्वयं के बारे में बोल रहा है, स्वयं के बारे में बोल रहा है। ये बात क्लियर हुआ कि वह मेरे पिता की पत्नी यानी कि माता, और माता की पुत्र इसका मतलब खुद के बारे में बोल रहा है। पुत्र की पुत्री है, इसका मतलब निधि खुद इसकी पुत्री है। ये पुत्री है, कौन है ये, निधि है, ये निधि के बारे में बोल रहा है, ठीक। तो निधि इसकी खुद पुत्री है। तब क्या पूछा है आपके बारे में, सक्षम का निधि से क्या संबंध है, यानी कि सक्षम निधि का क्या लगेगा, तो पिता लगेगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बोला है कि सक्षम का निधि से क्या संबंध है, यानी कि सक्षम निधि का क्या लगेगा। जहां दे ऐसे ना कि ए का बी से क्या संबंध है, जहां से लगा रहे ना वहां से एरो उठा दीजिए, तो इससे इसका क्या संबंध है, तो ये इसका पिता लगेगा, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है सक्षम कि मेरे पिता की पत्नी की इकलौता पुत्र, यानी कि स्वयं यही हो गया, इकलौता पुत्र यही हो जाएगा, और इसकी पुत्री है निधि, तो निधि इसकी पुत्री है, तो ये निधि का क्या लगेगा, पिता लगेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक रूप से अर्थपूर्ण क्रम में सजाए। मिस्र, अफ्रीका, ग्रेट पिरामिड, विश्व और गीजा। तो देखिए आप लोग ये गीजा के बारे में सुने होंगे, गीजा का ग्रेट पिरामिड जो है वही है आपका, तो ठीक। तो ग्रेट पिरामिड कहाँ है, तो गीजा में है। गीजा एक छोटा सा शहर का नाम है। तो सबसे पहले ग्रेट
ग्रेट पिरामिड हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। उसके बाद ये कहाँ है, तो गीजा एक शहर है, तो गीजा मतलब ये 5 हो जाएगा। और गीजा शहर कहाँ है, तो गीजा शहर आपका मिस्र में है, तो मिस्र मतलब 1 हो जाएगा। और मिस्र कहाँ है, तो अफ्रीका महादेश में है, तो अफ्रीका मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अफ्रीका महादेश कहाँ है, तो विश्व में, विश्व मतलब सबसे बड़ा 5 हो जाएगा, यानी कि बढ़ते क्रम में सजा दिया है। तो देख लीजिए ऐसा किसमें है, 3 5 4 हो जाएगा विश्व मतलब। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए 5 3 5 1 2 4, 3 5 1 2 4, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ग्रेट पिरामिड कहाँ है, तो गीजा में है। गीजा कहाँ है, तो आपका मिस्र में है। मिस्र कहाँ है, तो अफ्रीका में है। अफ्रीका जो है विश्व में, ऐसे ही सजा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि निशा और दीपक एक विवाहित युगल है और उनकी एक पुत्री है जिनका नाम तान्या है। वर्तमान में दीपक निशा से 5 वर्ष बड़ा है। दीपक निशा से, देखिए ये 3 व्यक्ति हैं, एक दीपक है, निशा है और ये तान्या है, इसकी डॉटर है, बेटी है। और बोला है कि दीपक जो है 5 वर्ष बड़ा है निशा से। निशा तान्या की आयु से 3 गुनी बड़ी है। देखिए तान्या जो इसकी बेटी है, इसको x मान लेते हैं, ये 3 गुनी बड़ी है यानी 3x हो जाएगी। और ये 5 वर्ष अपने पत्नी से बड़ा है यानी कि 3x + 5 हो जाएगा। सिंपल सी बात हो गई। ये x माने तो ये 3 गुनी यानी कि 3x से 5 वर्ष बड़ा है तो 5 इसमें जोड़ देंगे। यदि तान्या के आयु 10 वर्ष है, तान्या अगर ये मान लीजिए 10 वर्ष के हैं तो ये 10 3 30 वर्ष के हो जाएगी, ये 35 साल के हो जाएंगे। ठीक, तो यदि तान्या 10 वर्ष की है तो उसके पिता की आयु उस समय क्या थी जब उसकी पुत्री का जन्म हुआ था। अब देखिए ये जब जन्म हुआ, इसका जन्म मतलब कि ये 0 साल की होगी, 0 साल। इसका मतलब 10 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं तो इसमें से 10 घटा देंगे, यानी कि इसके जन्म के समय ये कितने साल के थे, तो 25 साल के थे। यही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है ये भी क्वेश्चन। देखिए फिर से समझ लीजिए, नहीं समझे तो। ये दीपक है, निशा है और तान्या है। बोला है तान्या इसकी डॉटर है और तान्या 10 वर्ष की है। और बोला है कि तान्या से इनकी आयु 3 गुनी है तो 30 वर्ष की हो जाएगी। ये इससे 5 वर्ष बड़े हैं तो 35 के हो जाएंगे। अब बोला है कि इनके पिता की आयु क्या होगी जब ये जन्म ली होगी, तो जन्म मतलब कि 10 साल पहले की बात कर रहे हैं तो 10 इसमें से घटा देंगे तो ये 25 साल के होंगे। ठीक, ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 19 नंबर क्या कह रहा है, ये यहाँ अगला क्या होगा यही हमें पूछा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, देखिए बहुत सिंपल है। ये पहले इधर साइड है, अब ऊपर है, फिर इधर है, फिर अब नीचे हो जाएगा। इसमें बहुत सिंपल है। 90 घूम रहा है, 90 ऊपर घुमा, फिर बाएं घुमा, फिर नीचे घूम जाएगा। अब इसके बारे में देख रहे हैं तो यहाँ नीचे है, इसका मुंह यहाँ ऊपर हो जा रहा है, फिर नीचे हो जा रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। स्थान इन लोग का नहीं बदला, जो जहाँ है वहीं पे हो जा रहा है। ये त्रिभुज का पहले इधर था, फिर नीचे हो गया, फिर इधर हो गया, फिर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो देख लीजिए किसमें है ये ऑप्शन। नीचे इसका मुंह होना चाहिए, इसका ऊपर होना चाहिए, त्रिभुज भी ऊपर होना चाहिए। तो किस ऑप्शन में है, नीचे ऊपर ऊपर, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है ना, सीरीज से रिलेटेड है। यहाँ बोला हुआ है कि यहाँ क्या होगा, तो बहुत आसानी लग रहा है। ये 1 जोड़ रहा है, यहाँ भी 1 जोड़ रहा है, यहाँ भी 1 जोड़ रहा है। ठीक, 1 1 1, फिर यहाँ 3 जोड़ दिया, फिर यहाँ 1 जोड़ा, 1 जोड़ा, 1 जोड़ा, फिर यहाँ 3 जोड़ दिया। यानी क्या कर रहा है ना, सीरीज में कुछ नहीं है। पहले 1 जोड़ा है, 1 जोड़ा है, 1 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, 1 1 3 जोड़ रहा है, फिर 1 जोड़ेंगे तो 15 में 1 जोड़िएगा 16 हो जाएगा। हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सीरीज है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में ये प्रश्न आकृति पूछ रहा है कि किस आकृति में दिया गया है। ठीक, तो देखिए ए में तो कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा है, बी में भी नहीं है, सी में, ये डी में ऑप्शन हो जाएगा। जो आकृति दिया ना डी में, कहाँ डी में दिया है देखिए हम आपको बता देते हैं। ये ऐसा जो आकृति बना है ना डी में, कहाँ पे है देख लीजिए इसको, कहाँ पे है। तो ये हम लोग का फिगर ऐसे बना हुआ है, यहाँ फिगर ऐसे बना हुआ है। ठीक, उसके बाद ये ऐसे बनाया हुआ है और ये ऐसे बनाया हुआ है। ठीक, और उसके बाद हम लोग का यहाँ से इस फिगर को ऐसे कर दिया ना, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ऐसे कर दिया है। तो ये वाला जो फिगर हम लोग का बन रहा है ना, यहाँ से ये फिगर देखिए, यही तो हमें पूछ रहा था ना कि ये कहाँ पे है। और एक बात और किया हुआ है, यहाँ से ये मिलाया हुआ है ना, ये मिलाया हुआ है। तो अगर इस चीज़ को हम यहाँ से उठा लेते हैं ना, ये वाला फिगर देखिए, ये वाला फिगर जब यहाँ से उठा लेते हैं, यही फिगर हमें पूछा हुआ था कि कहाँ है। तो ये फिगर किस में है, डी में है, और हम लोग का डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब समझ में गए होंगे ये डी में है और कहीं नजर ही नहीं है। ठीक, जो फिगर ये पूछा हुआ था ये किस में है, डी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं 22 नंबर कि नीचे दिए गए समूहों में 3 अक्षर एक जैसा है, एक अलग है, तो अक्षर जो अलग है ना उसी को हमें ढूंढना है। तो देखिए एफ के बाद ये 6 3 9 9 3 12 12 3 15 यानी 3 3 जोड़ता गया है, 3 3 जोड़ता गया है। 11 3 14 14 3 17 17 3 20 ये भी 3 जोड़ा हुआ है। 17 3 20 20 3 23 3 26 ये भी 3 जोड़ दिया है। पी का देख लीजिए 16 3 16 एक घट रहा है, 16 में से एक घटा यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन सब में 3 3 3 3 जोड़ रहा था, यहाँ भी 3 3 3 3 जोड़ रहा था, ये अलग कर रहा है। पी में से एक घटाने पे वो आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी आसान था। देखिए 23 नंबर हमें पूछ रहा है ना कि विद्यार्थी, शिक्षक और विद्यालय। सिंपल है, ये विद्यार्थी हो गए, ये शिक्षक हो गए, दोनों अलग अलग कंपोनेंट और दोनों विद्यालय में है, तो यही आंसर हो जाएगा। शिक्षक, विद्यार्थी और विद्यालय के दोनों कंपोनेंट है, विद्यालय बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है हमें 24 नंबर के 8 गुणे 2 प्लस 5 माइनस 16 भागे 4 बराबर 14। बोला है कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो ये तो ऑप्शन से करते हैं। ये ऑप्शन दिया हमें कि भाग और गुणा को बदलना होगा। तो देखिए तो यहाँ अगर गुणा कर देते हैं, यहाँ गुणा कर देते हैं और यहाँ भाग कर देते हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ये 4 हो जा रहा है, ये 16 चौके 64 माइनस में आ जा रहा है, 5 4 9 घटाएंगे नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है। ये जो हम लोग का गलत हो जा रहा है, जहाँ भाग था वहाँ भाग दे दिए, गुणा था गुणा दे दिए। अब बी वाला देखिए, बी वाला क्या कर रहा है। बी में बोला है कि गुणा और प्लस को, तो देखिए यहाँ गुणा करना होगा और यहाँ हमें प्लस देना होगा। तो इसको चेंज करके देखिए, सबसे पहले भाग देंगे तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10 8 18, 18 में से 4 घटाएंगे तो ये 14 हो जा रहा है, अर्थात यही सही हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जा रहा है सही हो रहा है। फिर आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। पहला ऑप्शन चेक किए, नहीं आ रहा है। दूसरा ऑप्शन चेक किए, गुणा और प्लस को बदल करके, तो आंसर ऑप्शन आ जा रहा है 14, यानी यहाँ 14 आना चाहिए, 14 आ जा रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि मौसम और शीत, यहाँ पे दिया हम लोग का मौसम और शीत, इसका रिलेशन हमें ढूंढना है कि कौन सा जो है सेम रिलेशन है, शब्द आपस में संबंधित है। तो देखिए ये मौसम और शीत, यानी ये बड़ा कंपोनेंट है मौसम और ये उसका छोटा मौसम, ये शीत ऋतु जो है मौसम है उसी का भाग दिया हुआ है। तो ये ग्रीष्म, ये पतझड़ी, तो दोनों मौसम का ही नाम, ये नहीं होगा। वर्ष और शताब्दी, वर्ष और शताब्दी, देखिए ये वर्ष बड़ा है, शताब्दी छोटा है। शताब्दी वर्ष होता है ना, तो ये वर्ष का एक रूप है, अर्थात ये वर्ष का एक रूप है। शताब्दी तो ये उल्टा दे दिया है, वर्ष इधर रहना चाहिए, शताब्दी बड़ा कंपोनेंट जो है बाएं साइड में है और छोटा कंपोनेंट दाहिने साइड में है। तो शताब्दी इधर होना चाहिए, वर्ष इधर होना चाहिए, तब ना शताब्दी का एक रूप है वर्ष, शताब्दी जो का वर्ष रूप है। अब यहाँ दिया हुआ है माह अप्रैल, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये देखिए बड़ा कंपोनेंट माह और अप्रैल एक महीना है, तो ये दाएं दिया हुआ है। बड़ा बाएं रहना चाहिए, छोटा दाएं, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, तो रीजनिंग आपका उतना हार्ड नहीं था, ये आपका मीडियम मतलब मीडियम में था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, ज़्यादा जो है आसान भी नहीं था। तो ऐसा क्वेश्चन में आपका रीजनिंग में कम से कम 20 प्लस आना चाहिए, 20 23 24 आना चाहिए, 25 भी आ जाना चाहिए। ठीक, आसान क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो ठीक, तो 20 प्लस ही आना चाहिए हमेशा। तो चलिए अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है उसको सुधारिए, डेली डेली प्रैक्टिस करिए। अब चलिए हम लोग मैथ में चलते हैं। मैथ का क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए कि एक वृत्त के बाहर किसी बिंदु P पर PAV एक छेदक रेखा है। देखिए सबसे पहले तो वृत्त बनाइए। ये देखिए ज्योमेट्री इसमें बहुत ज़्यादा दिया है और ज्योमेट्री आपका जो है फिगर से ही बनेगा। ज्योमेट्री के लिए फिगर आपको आना चाहिए। तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे फिगर बनाना है, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। कह रहा है कि एक वृत्त के बाहर बिंदु P है, मान लीजिए यहाँ एक P बिंदु है और एक छेदक रेखा, छेदक रेखा मतलब कि इसको R पर छेद करे। ठीक, ऐसे R पर इसको छेद करे। छेदक रेखा PAB है, यानी कि ये P है, ये A है और ये B है। सिंपल सा हो गया, हम बना दिए, PAB है। अब कह रहा है कि और PT वृत्त पर स्पर्श रेखा है। अब देखिए टेंजेंट भी आपको स्पर्श रेखा पता होना चाहिए कि स्पर्श रेखा यहाँ से एक स्पर्श करेगा, ये क्या करेगा, वृत्त को स्पर्श करेगा। तो ये T बिंदु पे जो है वृत्त को स्पर्श कर रहा है, PT एक स्पर्श रेखा है। तो अब कह रहा है ना कि जहां A B और T, A B T वृत्त पर है। देखिए A बिंदु B, B बिंदु B और T बिंदु B, ये तीनों क्या है, वृत्त पर है। ठीक, तो अब कह रहा है कि यदि PT बराबर 5 है, ये PT बराबर 5 दिया हुआ है, उसके बाद कह रहा है कि PA इज इक्वल टू 4, ये PA इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है और AB इज इक्वल टू ये x दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो कह रहा है हमें कि x का मान क्या होगा, x किसके बराबर होगा।
देखिए एक रिलेशन होता है, आपको ये पता नहीं होगा तो रिलेशन लिख लीजिएगा कि ये जो रेखा खंडों का गुणनफल, जो ये कट कर रहा है ना, छेद कर रहा है ना, तो छेदक रेखाओं का गुणनफल यानी कि पीए इंटू पीबी। देखिए क्या होता है, पीए इंटू पीबी, पीए मतलब बाहर वाला, पीबी मतलब पूरा बड़ा, पीए इंटू पीबी बराबर पीटी स्क्वायर। ये एक थ्योरम होता है पीटी स्क्वायर। तो ये थ्योरम याद होगा तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा, नहीं याद होगा तो फिर आपसे नहीं बन पाएगा। तो ये सब याद भी रखना जरूरी है, इसके लिए आप रिवीजन करिए। यही बताया कि एक कॉपी बनाइए, उस पर इस चीज को लिखते चलिए आप, ठीक। क्या होता है रिलेशन इसमें, तो पीए इंटू पीबी, ये जो रेखाखंड है इसका पीए इंटू पीबी, बाहर वाला और पूरा बड़ा वाला, पूरा बड़ा वाला का गुणनफल जो होता है स्पर्श रेखा के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब रख लीजिए यहाँ पे पीए कितना है 4 है, और पीबी कितना हो जाएगा, तो 4 + x हो जाएगा, 4 + x हो जाएगा, इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर यानी 5 × 5 = 25 हो जाएगा। अभी कटेगा नहीं यानी कि इधर लिख लेते हैं, तो ये 4 + x इज इक्वल टू 25/4 हो जाएगा। 4 से इधर भाग लग जाएगा, तो x इज इक्वल टू 25/4 - 4 हो जाएगा। तो 25 में से 16 घटा लीजिए, 4 × 4 = 16 यानी 9/4 हो जाएगा। तो इसको बट्टा में नहीं दिया है ना, पूर्णांक में नहीं, दशमलव में दिया, तो देख लीजिए 4 दूना 8, 1 9, फिर 4 दूना 8, 4 5 2.25 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, x का वैल्यू 2.25 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। तो इसमें कुछ नहीं है, बस ये थ्योरम याद होना चाहिए, पीए इंटू पीबी बराबर पीटी स्क्वायर। तो इसको नोट बना के आप लिख लीजिएगा कि इसमें रिलेशन होता है पीए इंटू पीबी बराबर पीटी स्क्वायर। 4 × 4 + x इज इक्वल टू 25। अब इस छोटा सा इक्वेशन है, सॉल्व कर लिए, 2.25 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एडी जो है माध्यिका है। अब देखिए त्रिभुज आपको पढ़ाए थे तो उसमें बताया है कि माध्यिका क्या होता है। माध्यिका फिगर बनाइए इसका भी। त्रिभुज एबीसी में ये एडी क्या है, इसका माध्यिका। माध्यिका मतलब मध्य बिंदु को मिलाएगा, जो है माध्यिका मतलब मध्य बिंदु को मिलाएगा। ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, मिडिल पॉइंट को मिलाएगा, ठीक। तो एडी माध्यिका है। AD पर G इस प्रकार से एक बिंदु है कि AG और GD 2:1। एक G बिंदु है कि AG ये 2:1 में इसे बांट रहा है। AG क्या कर रहा है, 2:1 में इसे डिवाइड कर रहा है। तो अब हमें बोला हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रेंगल BDG अनुपात यानी बट्टा कर देते हैं, अनुपात एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC हमें ये पूछा होगा कि ये क्या होगा, ठीक। तो आसानी है। अब एक बात आपको पता होना चाहिए कि अगर इस चीज को ऐसे मिला रहे हैं तो इसका एरिया भी 1:2 में बढ़ जाएगा। एरिया क्या होगा, ये दोनों का ऊंचाई सेम है ना, मान लीजिए ये ऊंचाई सेम है, तो ये एरिया जो है ये आधार जितना ये आधार 1 है, ये 2 है, ये तो 1:2 में बढ़ जाएगा। यानी इसका एरिया 1 हो जाएगा और इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये पूरे त्रिभुज का एरिया की बात करें तो ये पूरा अगर त्रिभुज ये छोटा वाला त्रिभुज को जोड़ेंगे तो 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा। और एक बात आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो इस बात को नोट करके लिख लीजिएगा इधर, कि जो माध्यिका होता है ना, मीडियन होता है ना, वो 2 बराबर एरिया वाले त्रिभुज में डिवाइड करता है। तो अगर ये 3 निकला है तो ये भी जो होगा 3 हो जाएगा। अर्थात हमें पूछा क्या है कि त्रिभुज BDG का एरिया तो 1 हो जाएगा ऊपर, और बट्टा नीचे में पूरे त्रिभुज ABC का, तो 3 ये हो गया और 3 ये हो गया, यानी कि ये 6 हो जाएगा। तो 1:6 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। जब 1:2 ये 1 है और ये 2 है, तो इसका एरिया भी 1 इस आधार सेम आधार पे ना है, सेम आधार पे है, इसकी बेस 1 हो जा रही है, इसकी बेस 2 हो जा रही है, तो इसका एरिया 1:2 में बढ़ जाएगा। एरिया किस में बढ़ जाएगा, 1:2 में बढ़ जाएगा। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये जब 3 हुआ तो ये भी 3 हो जाएगा, क्योंकि जो मीडियन होता है ना, ये मीडियन AD है ना, 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भाग में त्रिभुज को बांटता है, ठीक। तो ये 3 हुआ तो ये भी 3 हुआ, यानी कि टोटल त्रिभुज का एरिया 6 हो गया। तो 1:6, इस त्रिभुज का एरिया 1 है, इस त्रिभुज का एरिया 6 है, तो 1:6 हो जाएगा। इसमें कुछ है ही नहीं, बस आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 28, 29, 30, 31 जो है आपका टेबल से रिलेटेड है। ये टेबल यहाँ बना दिए हैं, आपका टाइम बचेगा इसके लिए, समझाने की में आसान भी रहेगी। तो 28 से 31 तक तालिका से रिलेटेड है। 5 वर्ष 2010, देखिए 2010 से 14 में 5 कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया गया है। देखिए ये कॉलेज है, कॉलेज ABCDE है, और वर्ष 2010, 11, 12, 13, 14, और इसमें कॉलेज A में 400 है, यहाँ 2010 में, ऐसे करके सभी कॉलेज में छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है।
तब इसी का अध्ययन करके और आंसर देना है हमें। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। 28 क्या कह रहा है कि वर्ष 2014 में कॉलेज सी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी दाखिल हुए, दशमलव के एक स्थान तक निकालना है। तो 2014 में कॉलेज सी में देखिए 340 स्टूडेंट दाखिल हुए हैं, 340। तो इनका प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत मतलब कि कॉलेज 2014 में टोटल आपको जोड़ना होगा। 2014 में सी में 340 हुए हैं तो टोटल प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत मतलब सब कुछ जोड़ लीजिए कितना टोटल हो रहे हैं। तो जोड़ लीजिए, 0 0 लास्ट में 0 ही हो जाएगा। 8 8 16 4 20 और 9 29 30 31 कर 1 हासिल 3 हो जाएगा। 4 2 6 3 9 4 13 और 4 17 18 19 20 हो जाएगा, यानी कि 2010 हो जाएगा। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे हम, 100 से गुणा कर लेंगे। 0 से 1 0 कट गया, यानी क्या आ गया आपका, तो यहाँ ऊपर में आ जा रहे हैं हम लोग का 3400 बट्टा 201 और दशमलव में 1 स्थान तक, यानी भाग दे दीजिए। यहाँ 3400 में हम क्या करेंगे ना कि 201 से भाग दे देंगे, एक ही मत में जाएगा 201, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर 0 उतारेंगे, यानी अब 6 मर्द में चला जाएगा। तो 6 एकम 6, 0 6 दूना 12, यानी 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, यहाँ 9 की 9 ही हो जाएगा, यहाँ 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 10 में से यहाँ 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा, एक कैरी दे दिया है और 0 बैठाएंगे, फिर यहाँ दशमलव ले जाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 मर्द में जाएगा, यानी 16.9 देखिए 9 दूना 18 हो जाएगा। 16.9 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये तो भाग आपको देना ही पड़ेगा, दशमलव में 1 स्थान तक निकालना है, तो 1 स्थान तक एग्जैक्ट भी आप कब निकालिए, जब आप 16 के बाद भी भाग देंगे। 16 वाला 2 को दिया था, इसीलिए हमें भाग देना ही पड़ा था। 16.9 ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्ट हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। 2014 में कॉलेज सी में 340 है, तो बोला है कि प्रतिशत मतलब सब कुछ जोड़े तो 2014 वाला तो 2010 आ जा रहा है, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, पढ़िए। क्वेश्चन कहा है हमें कि 2012 में कॉलेज ए और बी, देखिए 2012 में कॉलेज ए और बी, 12 में ए और बी का कितना है, तो 370 प्लस 250, ये दोनों का योग पूछा हुआ है कि 2012 में कॉलेज ए और बी में दाखिल कुल विद्यार्थियों की संख्या, ये 2012 हो गया, 2012 का ए और बी का हो गया। 2013 में डी और ई, तो 2013 में देखिए डी और ई में कितने हैं, 2013 में डी और ई में यानी 420 प्लस 430, ये हो जा रहे हैं 420 प्लस 430 का क्या पूछा है, डी और ई में दाखिल विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात क्या है, दोनों का रेशियो पूछा है। तो जोड़ लीजिए सिंपल, 0 7 5 12 कर दो, हासिल 1 3 2 5 1 6, यानी 620 अनुपात 0 3 2 5 4 4 85 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, यानी 62 अनुपात 85 हो जाएगा। देख लीजिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, 62 अनुपात 85 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। 2012 में ए और बी का पूछा हुआ था, ए और बी का 2012 में जोड़ दिए, फिर 2013 में जो है डी और ई का पूछा हुआ था, दोनों का जोड़ दिया और रेशियो पूछा था, यानी 0 0 कटा दिए, 62 अनुपात 85। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर भी इसी पर है। क्या बोला हुआ है, पढ़िए कि सभी वर्षों के दौरान कॉलेज डी में औसतन कितने विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, तो और डी में कॉलेज डी का सब जोड़ दीजिए, 0 0 0 हो जा रहा है, उसके बाद 8 2 10 7 17 5 कितना हो जाएगा आपका 22 और 3 25 कर 5 हो जाएगा, 25 कर 5 2 हासिल, 4 4 16 4 5 20 4 6 24 और 4 7 28 29 30 हो जाए, नहीं 1 मिनट सॉरी, 4 5 20 और 2 22 हो जा रहा है, यानी ये हो जा रहा है ना 5 को है ना, तो 4 5 20 2 22 और औसत का मतलब 5 से 5 वर्ष की बात किया ना तो 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 चौक 20 5 5 25, यानी 450 औसतन हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। डी में जो है औसतन पूछा था, तो डी के सब कुछ जोड़े तो 2250 आ रहा है, 5 वर्ष की बात है तो 5 से भाग दे देंगे, औसत निकालना है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जा रहा है हम लोग का आंसर हो जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्या कह रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन, इसी से ग्राफ से ही रिलेटेड है। कह रहा है कि 2013 में कॉलेज ई में अध्ययन करने वाले कुल विद्यार्थी, 2013 में कॉलेज ई में अध्ययन करने वाले 430 हैं, तो ये कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या बोला है, तो 2013 में बी सी डी, 2013 में बी सी डी के बारे में, बी सी डी के बारे में बोला हुआ है, तो सब कुछ जोड़ दीजिए बी सी डी के बारे में, तो ये 0 हो जाएगा, 2 7 1 8 और 2 10 कर 0 हासिल 1 हो जाएगा,
3 3 6 4 10 1 11 हो जाएगा। तो इसके बारे में बोला था कि कॉलेज 2013 में कॉलेज BCD में अध्ययन करने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो लगभग में बोला है, नहीं प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर लेंगे। आसान क्वेश्चन है। 2013 में ई वाला 430 था और 2013 में BCD सबको जोड़ लिए तो 1100 प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा कर लिए, 2 से 2 खत्म, यानी 430 में आप एक स्थान तक निकालना है दशमलव के। तो 11 तिया 33, 11 चौक 44 हो जा रहा है, 11 तिया 33 और 10 बच गया यानी कि 100, 11 9 99 1 11 यानी कि 39.1 हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में 39.1, ऑप्शन नंबर सी में है, प्रतिशत में रहेगा, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राफ का टोटल जो है क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। तो 32 नंबर कह रहा है कि बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है और तथा बी की तुलना में सी जो है 20% कम दक्ष है, यानी कि बी से दोनों की तुलना किया गया है, ए और सी की। और दक्ष मतलब इफिशियंसी, देखिए 3 आदमी है ए बी सी, इसका अगर 100 मानेंगे तो ये 40% अधिक है 140, ये 20% कम है तो 80 हो जाएगा। ये क्षमता का रेशियो दे दिया, इफिशियंसी का रेशियो। ठीक, ये बात क्लियर हो गया कि ए जो है इससे 40% अधिक कुशल है तो 140, ये 20% कम है तो ये 20% कम हो जाएगा, तब 80 हो जाएगा। तब कटा लीजिए, तीनों कट रहा है तो 20 चौके 80, 20 पचे 100 और 20 सत्ते 170, 7:5:4 हो जा रहा है। ठीक, क्षमता का रेशियो हो जा रहा है। अब क्या बोला है आपसे कि यदि तीनों ने मिलकर 5 दिन में काम पूरा किया, देखिए तीनों मिलकर अगर काम को 5 दिन में काम को कर रहे हैं ना, तो टोटल वर्क 5 गुणे तीनों का क्षमता मिलाकर जोड़ लीजिए, 7 5 12 4 16 हो जा रहा है, यानी 16 5 80 जो हो जाएगा ना टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क कैसे निकला ये क्लियर हो गया। तीनों मिलकर 5 दिन में काम कर रहे थे तो 5 गुणे 7 5 12 4 16 यानी 16 5 80। अब कह रहा है ना कि इस काम के 70% यानी 70/100, 70% भाग को ए कितना दिन में करेगा, यानी ए का क्षमता 7 है तो 7 से भाग दे देंगे। क्लियर हुआ है बात, तो 7 से भाग दे दीजिए। देखिए 2 0 से 2 0 कटा दीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, अर्थात 8 दिन में काम को कंप्लीट करेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट? 7 5 4 का रेशियो निकल गया क्षमता का, तो 7 5 12 4 16 5 80 टोटल वर्क हो गया। और इसके 70% यानी 80 का 70% ए करेगा तो ए के क्षमता से भाग दे दिए हैं। तो आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, तो मूल्य में 20% वृद्धि यानी 120 हो गया। ठीक, 20% वृद्धि हो जाए यानी 120, और कोई व्यक्ति अपने खर्च में भी 8% की वृद्धि कर दे यानी कि 108 हो गया। खर्च में भी 8% वृद्धि किया, 108 हो जाएगा। ठीक, तो उसके अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। तो देखिए खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, तो इसमें कमी कितना करना पड़ रहा है, तो 12 कमी करना पड़ रहा है। ठीक, 12 कमी करना पड़ रहा है। किसमें? जब भी कमी की बात आए तो नीचे अधिक वाला मान रहेगा, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे। 0 से 0 खत्म, 12 से 12 खत्म, यानी 10% की कमी करनी होगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बड़ी आसान क्वेश्चन है। पहले 120 खर्च हो गया, 8% बढ़ा यानी 108, तो कितना की कमी करना होगा, 12। तो कमी का मतलब नीचे बड़ा वाला मान, प्रतिशत के लिए 100, यानी 10% की कमी करनी होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि 15x1y2, ठीक, 15x1y2 संख्या 44 से पूर्णतः विभाजित है। अगर ये संख्या 44 से पूर्णतः विभाजित है तो हम ये कह सकते हैं ना कि 11 गुणे 4 यानी 11 से भी विभाजित होगा और 4 से भी विभाजित होगा। ठीक, तो x प्लस वाई का मान पूछा हुआ है, हमें क्या होगा। देखिए अगर हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, 4 का तो विभाजता का रूल कहता है कि ये y का मान क्या होना चाहिए जिससे कि ये दोनों जो है कट जाए, दोनों 4 से कट जाए, 2 अंक अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो ये 1 भी हो सकता है, 2 हटाइए 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, बहुत सारी संख्या हो सकता है, यानी कि 4 वाला से हमें क्लियर नहीं पता चल रहा है। तो 11 का अगर डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, 11 का विभाजता रूल कहता है कि अल्टरनेट अंकों को जोड़ दीजिए, अल्टरनेट अंकों का योगफल का अंतर 11 का डिविजिबल होना चाहिए, अंतर या तो 0 होना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए। तो ये अगर जोड़ रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, 1 प्लस x प्लस वाई आ जा रहा है, और ऊपर वाला अल्टरनेट जोड़ रहे हैं तो 5 1 6 और 2 8 आ जा रहा है।
तो इन दोनों का अंतर 0 होना चाहिए। अंतर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए। तो 0 आराम से हो जाएगा, इसमें से हम घटा देंगे ये, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देख लीजिए सिंपल क्या हो जाएगा आपका, x प्लस वाई और ये एक इसके साथ जाएगा तो ये -7 इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बड़ी आसान क्वेश्चन है ये, x प्लस वाई बराबर 7, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे तो समझ लीजिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अल्टरनेट अंकों को जोड़ दीजिए, तो इधर 1 प्लस एक्स प्लस वाई, ऊपर वाला इधर वाला जोड़े तो ये -18 है। घटाने पे या तो 0 होना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए, तो 0 वाला पे सेट हो जा रहा है। 11 कब होता, अगर मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा दे देता है, ये ज्यादा छोटा दे देता है, तो 11 भी हो सकता है यहाँ पे। तो 11 वाला पे देखिए सेट करके नहीं सेट होगा, ये 11 होगा और इधर कितना हो जा रहा है आपका, तो 8 में से गया 7, यानी 11 7 18 आ जा रहा है। तो 18 वाला कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, सब छोटा छोटा ऑप्शन दिया है, तो इसीलिए हम इसको 0 लेकर चले हैं। तो 0 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, तो 18 वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक। तो 18 नहीं होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का? 7 हो जाएगा। मिला लीजिए ऑप्शन से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर हुआ यहाँ पे? दोनों का अंतर या तो 0 होता है या 11 होता है, तो 11 वाला पे ऑप्शन नहीं मिला, 0 वाला पे ऑप्शन मिल जा रहा है, नहीं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि 100 रुपये राशि 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 19 रुपये 20 पैसा है, तो x। देखिए अगर फॉर्मूला याद रखते हैं ना, SI और CI का अंतर, CI और SI का अंतर, 2 फार्मूला है, बहुत आसान है। 2 वर्ष के लिए बात करेगा तो D इज इक्वल टू PR² बट्टा 100², आसान फार्मूला है ये, ठीक। अगर 3 साल की बात करेगा, 3 साल की, तो D इज इक्वल टू PR² इंटू 300 प्लस R बट्टा 100³ हो जाता है, 100³। ये दोनों फार्मूला याद रहेगा तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा सब बन जाएगा। D बराबर PR² बट्टा 100², 3 साल के लिए कहे तो PR² इंटू 300 प्लस R बट्टा 100³। तो 2 साल की बात किया है, डिफरेंस, D मतलब डिफरेंस, P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट, ये 100 हो जाएगा। तो डिफरेंस दिया हुआ है 16 रुपये 20 पैसा दिया हुआ है, बराबर P हमें x दिया हुआ है, R जो है 8% यानी 8 64 हो जाएगा, PR² बट्टा 100² यानी 100 गुणे 100 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, ये जब हटाएंगे तो नीचे 100 यानी 2 0 से 2 0 खत्म। अब ये देख रहे हैं कि 64 से हमारा कट जाएगा ना, 4 3 12 36, देखिए 8 से कटा लीजिए, 8 हटाएं 16 से ही कटा लीजिए डायरेक्ट, 16 चौके 64, 16 से ही नहीं कट रहा है ना, 16 रुपये 19 रुपये 20 पैसा है जी यहाँ पे, सॉरी ये 19 रुपये 20 पैसा है। 16 चौके 64, अब कट जा रहा है 16 से, 16 कम 16, 16 दूना 32 हो जा रहा है, ठीक। अब 4 से कटा लेते हैं तो 4 3 12 30 हो जा रहा है, ये 2 0 आकर इधर गुणा हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 3000 रुपये हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 फार्मूला है मात्र, फार्मूला याद कर लेंगे, D बराबर PR² बट्टा 100², D बराबर PR² इंटू 300 प्लस R बट्टा 100³ हो जाएगा। 2 साल वाला बात किया था, डिफरेंस 19 रुपये 20 पैसा, x प्रिंसिपल दिया था 8 64 बट्टा 100², कैलकुलेट कर लिए 3000 रुपया। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि O केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास AB है। देखिए एक सर्कल है, इसका O केंद्र है और व्यास AB इस तरह है, AB है, और CD इस तरह की जीवा है जिससे ABCD एक ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज बन जाए, ठीक। तो यदि एंगल BAC इज इक्वल टू 40 है तो CAD, तो पहले तो फिगर बनाइए, ये एक व्यास होना चाहिए, ये एक व्यास होना चाहिए, तो व्यास बना देंगे। क्या नाम है इसका? तो AB नाम है। फिगर सबसे जरूरी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, तो AB व्यास है और CD इसमें ऐसे लेना है ना कि एक समलंब चतुर्भुज बन जाए, तो CD यहाँ ले लेंगे, सिंपल सी बात हो गई। ये अगर C और D ले लेंगे ना तो इसको यहाँ से मिला दीजिएगा, इसको यहाँ से मिला दीजिएगा, तो ये ABCD एक क्या हो गया? ट्रेपेजियम बन गया, समलंब चतुर्भुज बन गया। अब सिंपल हो गया। आप बनाइए, क्या बोल रहा था आगे, बनता है यदि BAC बराबर 40 डिग्री, BAC ये यहाँ से मिलाने पर ये कितना डिग्री हो जा रहा है? ये 40 डिग्री दिया हुआ है, 40 डिग्री है, तो एंगल CAD पूछा हुआ है कितना होगा, एंगल CAD यानी ये एंगल हमें पूछ रहा है कितना डिग्री होगा। तो देखिए
इसमें 2-3 बात आप नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक, 2-3 बात कि ये जो चतुर्भुज बनता है ना किसी सर्कल में, अगर समलंब चतुर्भुज बनता है, ट्रेपेजियम बनता है, तो इसके आधार पर के कोण बराबर होते हैं। ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ये आप नोट करके लिख लीजिएगा कि समलंब चतुर्भुज अगर बनते हैं किसी भी सर्कल में, समलंब चतुर्भुज वहां बनेगा तो वो समद्विबाहु समलंब भी होगा, ये दोनों भुजाएं भी बराबर होता है यहाँ पे, ठीक। ये बात आप नोट करके इसमें लिख लीजिएगा। ये आधार पर के कोण क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, यहाँ इसका हमें यूज पड़ेगा। और एक बात और नोट कर लीजिएगा कि अगर ये व्यास है तो इधर कहीं भी अगर कोण बनाएगा ना तो ये समकोण होता है, 90 डिग्री। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये भी थ्योरम पता होना चाहिए। अगर ये दोनों थ्योरम पता है तो इसमें कुछ नहीं है आपका। पहला थ्योरम क्या बताया कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, यानी कि ये 90 डिग्री होगा, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और जब भी अगर समलंब बनता है तो ये आधार पर के कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये अगर 90 है, ये 40 है यहाँ से यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। तभी ना तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो 90 40 तो ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। और जब ये 50 हुआ तो ये भी दोनों मिलकर 50 होना होगा। अर्थात अगर हमें CAD निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल ये 50 हो जाएगा, इसमें से ये 40 घटा देंगे, यानी कि 10 डिग्री हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। 2 थ्योरम लग रहा है। पहला थ्योरम कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है और उसके बाद से त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री, तो 90 40 तो ये 50 हो जाएगा। और जब ये 50 हुआ तो ये टोटल 50 हो जाएगा, अर्थात ये कोण निकालना है तो इस 50 में से 40 घटा लिए, यानी कितना हो गया हम लोग का 10 हो गया, ठीक। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 37 तो बहुत आसान है जी। A/B बराबर कितना दिया हुआ है 3:2। तो हमें पूछ रहा है ना कि 5A + 2B बट्टा 3A + 4B। देखिए जहाँ A है वहाँ 3 रख दीजिए, B की जगह 2 रख दीजिए। तो 5 3 15 और 2 दूनी के 4, 15 4 ऊपर 19 आ गया। नीचे देखिए 3 3 के 9 और 4 दूना 8, 9 8 कितना हो जा रहा है 17 हो जा रहा है। 9 8 17 यानी कि 19:17 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमें कि √x - 1 बट्टा √x = 4 दिया है। तो हम बोला है कि x² + 1 बट्टा x² बराबर क्या होगा। बहुत सिंपल है। इसको एक बार जब स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये रूट हट जाएगा, यानी कि x + 1 बट्टा x = 4 चौके 16 में से 2 जुड़ जाएगा ना, इधर a² + b² - 2ab, यानी कि 2 इधर चला जाएगा तो 16 + 2 यानी 18 हो जाएगा, ठीक। एक बार और स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमें इस पे पावर 2 लगाना है। तो ये x² + 1 बट्टा x² = 18 18 है, 324 में से इस बार 2 घट जाएगा, यानी कि 322 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। 2 बार स्क्वायर कर देंगे। पहला बार स्क्वायर करेंगे, देखिए क्या होता है इसमें। अगर ये x + x - 1 बट्टा x बराबर a रहे तो स्क्वायर करेंगे तो x² + 1 बट्टा x² = a² + 2 हो जाता है। अगर x + 1 बट्टा x बराबर a रहे तब स्क्वायर करेंगे तो x² + 1 बट्टा x² = a² - 2 होता है। जब यहाँ प्लस रहता है तो इधर 2 घट जाता है, यहाँ माइनस रहता है तो इधर +2 हो जाता है। तो यहाँ माइनस है, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, यानी x + 1 बट्टा x इधर प्लस में हो जाएगा। 4 चौके 16 2 18। और जब ये अब प्लस में आ गया तो इधर 18 का होल स्क्वायर -2 यानी 18 18 है, 324 में से 2 घटा लीजिए 322। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 10 सेकंड 15 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों का औसत 68 है। यदि 2 विद्यार्थी जिनका अंक 84 और 64 के बजाय 84 और 46 के बजाय 84 और 46 के बजाय हम गलती से 48 और 64 लिख दिए हैं, ये सही वाला है ये गलत वाला है, तो सही औसत क्या होगा। देखिए पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए, सही वाला चीज़ को जोड़ दीजिए। 6 4 10, 8 4 12 1 13, यानी सही हमें 130 लिखना चाहिए, लेकिन हम गलती से क्या लिख दिए ना, इसको गलती वाला जोड़ लिया। 8 4 12 कर 2 हासिल 1 हो जाएगा। 6 4 10 1 11, 112 लिख दिए हैं। यानी हम कितना कम लिखे हैं, कम लिखे हैं। ये देखिए कितना कम लिखे हैं, तो कितना कम हम लिखे हैं तो घटा दीजिए। 10 में से 2 गया 8, ये माइनस में है ना, ये मतलब
ये गलत वाला है, ये ज़्यादा वाला है, तो कम कितना लिखे हैं तो 8, और यहाँ हो जाएगा एक 18 कम लिखे हैं। तो 18 कम लिखने के वजह से हमारा औसत 68 आया है, तो इसका मतलब बढ़ जाएगा। यहाँ जब कम लिखे रहेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ज़्यादा लिखे रहेंगे तो घट जाएगा, यानी 18 इसमें बढ़ जाएगा। और ऐसे नहीं बढ़ेगा, इस 18 को औसत बनाने के लिए हम 40 संख्या है तो 40 से भाग दे देंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सही वाला मान 130 आ रहा है, गलत वाला मान 112, यानी 18 आपने कम लिखा है तो 18 इसमें जुड़ जाएगा औसत में। ऐसे नहीं जुड़ेगा, इस 18 को भी 40 से भाग देकर एवरेज बना लेंगे। तो देखिए 40 से भाग दे दीजिए ना, 4 चौके 16, 17, 18, 4 पचे 20 हो जाएगा, यानी 0.45 हो जा रहा है। तो जोड़ दीजिए 0.45, 68.45 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, सही औसत हो जाएगा, और यही आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। 18 कम लिखे थे तो बढ़ जाएगा, और कैसे बढ़ेगा तो 40 से भाग दे देना है, तो 68.45 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर भी अलजेब्रा से रिलेटेड है। x प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 दिया है, तो कह रहे हैं ना कि एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान निकालना है। एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, यानी क्यू बोथ साइड है। देखिए एक डायरेक्ट भी आपका बेसिक आइडेंटिटी होता है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू a होता है, तो डायरेक्ट क्यूब करना है, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, तो क्या हो जाएगा ये आपका, तो ए क्यू माइनस 3 हो जाता है। तो जब ये क्यू वाला निकालना है, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, तो ए क्यू मतलब 3 का क्यू 27 माइनस 3a, तो 3 3 के 9, 27 में से 9 हो गया 18, आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। जब यहाँ माइनस होता है तो ये प्लस हो जाता है, ए क्यू प्लस 3a, और जब प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, ए क्यू माइनस 3a। तो ये बेसिक आइडेंटिटी सब याद होगा तो 1 1 2 2 सेकेंड में बनाइएगा। 3 का क्यूब 27 माइनस 9 दूना 18, 27 माइनस 3 3 के 9, यानी 18 हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9,720 रुपए में बेचा जाता है, यानी देखिए विक्रय मूल्य की अगर बात करें ना, विक्रय मूल्य तो 9,720 प्लस 9,720, दो गो वस्तु है, तो 0 4 7 7 14 का 4 हर से लेक 9 9 18 19, 19,440 रुपया हो जाएगा। दो वस्तु था, दोनों को जोड़ दिए तो 19,440 हो जाएगा। ठीक, 9 9 18 1 19। अब कह रहे हैं ना कि अगर बेचा जाता है तो उसे पहले वस्तु विक्रेता को 8% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है। तो अब क्रय मूल्य जब निकालेंगे ना, तो देखिए इसको 9,720 में बेचा है और 8% लाभ हुआ है ना, तो उल्टा होता है। अगर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना होगा ना, तो नीचे 108 हो जाएगा। यही अगर ये क्रय मूल्य रहता तो ये ऊपर आ जाता है, 108/100 हो जाता है। अब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना होगा ना, तो 100 ऊपर 108 नीचे। अब इसको कटा लीजिए, देखिए 9 मर्थ में कट जा रहा है, 9 8 72, 9 एकम 9, यानी 90 मर्थ में। तो इसका क्रय मूल्य हो गया 9,000 रुपया हो गया। और दूसरा वाला पे हानि हुआ है ना, 9,720 में बेचे हैं, इस पे 10% का हानि का मतलब 100/90 हो जाएगा। लाभ मतलब 100 में जुड़ता है, हानि मतलब घट जाता है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 8 72, 9 एकम 9, 9 8 72 हो जाएगा। यानी यहाँ कितना हो जाएगा तो 10,800 रुपया हो जाएगा। दोनों क्रय मूल्य जोड़ दीजिए तो कितना हो जा रहा है, 0 0 8 8 हो जा रहा है यहाँ तीसरा नंबर पे, उसके बाद 9 19, 19,800 रुपया हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये 19,800 है, 19,440 विक्रय मूल्य, तो इसे हानि होगा कितने का, तो घटा लीजिए, घटा लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से ये भी हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, और यहाँ बचा 7 में से 4 गया 3, यानी 360 रुपये की हानि हो जाएगी। 360 रुपये की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। कैसे हुआ देखिए फिर से आप समझ लीजिए। कह रहे हैं ना कि दो वस्तु में से प्रत्येक को 9,720 रुपये में बेच रहे हैं, तो विक्रय मूल्य हम लोग का हो गया 19,440 रुपया। दोगुना गुना कर लिए, दोनों को क्या किया, जोड़ लिया हम लोग। ठीक, तो 19,440 रुपया हो जाएगा। अब कह रहा है कि पहला पे 10% 8% का लाभ हुआ था, तो जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य निकालते हैं ना, तो 100/108 उल्टा हो जाता है। तो यहाँ हो जा रहा है हम लोग का कितना, 9,000 रुपया पहले वाला का क्रय मूल्य। दूसरे वाला में 9% हानि हुआ था, तो 10% हानि हुआ था, तो 90 हो जाएगा, कटा कर निकाले तो 10,800 हो गया। दोनों जोड़े 19,800 रुपए क्रय मूल्य आ जा रहा है और 19,440 रुपए विक्रय मूल्य, तो घटा देंगे यानी 360 रुपए का हानि हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
42 नंबर कि किसी वस्तु पर 20% और 12% की क्रमिक छूट दे रहे हैं और 528 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य फिक्स प्राइस पूछ रहा है, अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए अंकित मूल्य अगर x मान लेते हैं और हमें पहला छूट मिला है 20%, तो 20% छूट का मतलब 100 में 20 घटाइए 80/100 हो गया। फिर एक छूट मिला है 12%, तो 100 में से 12 घटाइए 88/100 हो गया। और बराबर कितना में हमें वस्तु मिला है, तो 528 रुपये में मिला है। बहुत आसान हो गया, आप कर लीजिए। एक्स फिक्स प्राइस है, ये फिक्स प्राइस है, तो फिक्स प्राइस पर ही हमेशा छूट मिलता है। पहला छूट 20%, तो 80/100, दूसरा छूट 12%, 88/100 बराबर कितना हो गया। अब कटा देना है सिर्फ आपको, 0 से 0 कट गया। 8 से अगर कटाते हैं तो 8 64 सॉरी 8 7 56, 8 6 48 हो जाएगा। 8 6 48 फिर से 4 बचा, फिर 8 6 48 होगा। 11 से कटाइए, 11 8 88, 11 6 66, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इधर कटाए 4 से तो 25 हो जाएगा, 25 कहीं 75, 750 रुपया हो जाएगा ना हम लोग का, इसका फिक्स प्राइस हो जाएगा। बड़ी आसान क्वेश्चन है। एक्स का 20% छूट 80/12% छूट यानी 88 गुणा कर लिए 750 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि यदि किसी गोले की व्यास को 40% कम कर दिया जाए तो इसका आयतन कितने प्रतिशत कमी होगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। गोले का व्यास में कमी करे, त्रिज्या में कमी करे, परिधि में कमी करे, कोई टेंशन नहीं है। जितना कम कर रहा है ना, कितना 40% कम कर रहा है, जितना प्रतिशत व्यास में कमी होगा ना उतना ही त्रिज्या में भी कमी होगा। आधा त्रिज्या में नहीं कमी होगा। व्यास में 40% कम हो रहा है तो त्रिज्या भी 40% घटेगा, ये चीज ध्यान रखना होगा। तो 40% कम का मतलब कितना हुआ, यदि किसी गोले की व्यास 40% कम कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितने की कमी होगी। अगर व्यास में 40% कमी कर रहे हैं तो त्रिज्या में 40% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। दोनों कमी सेम होगी। तो 40% कम मतलब 60, तो 60 × 60 × 60 3 बार लिखेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि ये इसका जो आयतन होता है ना 4/3 पाई r³ होता है, तो ये दोनों कांस्टेंट रहता है, इसको हम नहीं लेंगे। ये कांस्टेंट रहेगा, इसको हटा दीजिए। ये वाला टर्म जो है r³ हो जा रहा है, यानी 40% कम मतलब 60 × 60 × 60 हो जाएगा। और नीचे ये 3 गो ऊपर है तो नीचे 2 गो 100 रहता है, 2 गो 100 रहता है। अब कटा देंगे, 2 0 से 2 0, 1 0 से ये भी कट जाएगा। अब यहाँ करेंगे तो 6 जाएगा, 36 छक्के 216 हो जाएगा। और ये जब भाग देंगे तो यहाँ 21.2% की कमी हो जाएगी, यानी कि 100 - 21.6 कर लिए, 21.6 तो घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। 9 में से 1 गया 8 हो गया, यहाँ बचा 9 में से 2 गया, कितना हो जाएगा आपका, तो 7 हो जाएगा। 78.4% की कमी हो जाएगी आयतन में। और यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नहीं समझे तो देखिए एक बार और समझ लीजिए। अगर आयतन में कमी की बात करें तो एक ही प्रतिशत का यूज 3 बार किया जाता है आयतन में, जिसका जैसे घन का आयतन कह दे, आपका गोला का आयतन कह दे, अर्धगोला का। अगर शंकु की और बेलन की बात करें तो πr² h होता है, यानी कि त्रिज्या वाले का 2 बार, ऊंचाई वाले का 1 बार, उसमें अलग अलग दिया रहेगा। इसमें त्रिज्या का एक ही प्रतिशत का यूज कितना बार करेंगे, 3 बार करेंगे। अगर क्षेत्रफल की बात करता है तो एक ही प्रतिशत का यूज 2 बार किया जाता है, जैसे πr² जिसमें भी रहे, जैसे भुजा स्क्वायर है तो उसमें एक ही प्रतिशत का यूज 2 बार करते हैं। तो ये एक ही प्रतिशत 40% कमी, यानी कि 60 × 60 × 60, 60 कहाँ से है तो 40 घटा लिए 100 में से, तो 60 × 60 × 60, और नीचे ऊपर 3 गो है तो नीचे 2 गो 100 रहेगा, कटा कर निकालें, अर्थात 21.6% की कमी, तो 100 में से घटा दीजिए, यानी कि 78.4% हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितने की कमी होगा तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, 78.4% की एरिया में कमी आएगा। जो भी यहाँ आता है उसे फिर हम 100 में से घटाते हैं, उतने की कमी हो जाता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 78.4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 44 नंबर कि a + b + c = 13 है, a + b + c = 13 है, ab + bc + ca = 54 है, तो aq + bq + cq - 3abc का मान पूछ रहा है, क्या होगा। देखिए एक दिन और बताए थे, इसका फॉर्मूला होता है a + b + c × a² + b² + c² - ab
माइनस बी सी माइनस सी है, तो अगर हम माइनस यहाँ कॉमन ले लें तो ये वाला टर्म क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये बात आप समझ गए। हम माइनस डायरेक्ट यहाँ से कॉमन ले लिए सब में से, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ गया। तो अब इसका हमें वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान तो 13 दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान भी 54 दिया हुआ है, ये हमें नहीं पता है। तो देखिए ये वाला, ये हमेशा बहुत बार पूछा जाता है, ये हम कैसे निकालेंगे। तो एक और फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये दोनों फॉर्मूलाएं मिला करना बहुत क्वेश्चन देता है अलजेब्रा में। तो इसका यूज करके ना हम ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। देखिए ए प्लस बी प्लस सी 13 दिया हुआ है, तो 13 13 है 169 बराबर इसका वैल्यू निकालना है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी 54 दिया हुआ है। तो 54 दूना 108, इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1 हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा। 9 में से 8 गया 1, 6, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना निकल गया, 61 निकल गया। तो अब रख दीजिए यहाँ, सिंपल आराम से निकल जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी 13 है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 61 है, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना है, 54 है। तो अब रख लीजिए, कुछ इसमें है ही नहीं। 13 गुणे 11 में से 4 गया 7 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो गया आपका, खत्म हो गया। तो 13 सते 91 जो हो जाएगा ना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए होंगे। आसान सा क्वेश्चन है, इसके लिए 2 फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला, और ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ हमें इसका मान नहीं पता है, ये मान पता था 13 और ये मान पता था 54। तो ये हम कैसे निकाल लिए, तो इस फॉर्मूला से हम निकाल लिए। 13 13 169 ये निकालना था, और इसका वैल्यू 54 दूना 108, तो 69 में से 108 गया 61। अब यहाँ रख दिए 13 इंटू 61 माइनस 54, 13 सते 91 हम लोग का आंसर आ जा रहा है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ऐसा क्वेश्चन तो बहुत पूछ रहा है, हर सेट में ही आ रहा है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को तोड़ना होगा, बोडमास के रूल से सबसे पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी 2 चीज़ दिया हुआ है, गुणा और भाग। तो सबसे पहले भाग देंगे, तो भाग देंगे पॉइंट खत्म, यानी 4 हो जाएगा, और 5 चौके 20 हो जाएगा, यानी यहाँ 20 आ गया। 4.5 माइनस 20 प्लस, अब इसमें भी भाग दे दीजिए। देखिए ये भाग देंगे तो 4/3 यानी 3 दूना 4 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 4 3 12 में 1 मिनट सॉरी, यहाँ कितना हो जाएगा हम लोग का, 4/2 का मतलब 2 दूनी 4 2 3 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, तो 2 हो जाएगा। ठीक, तो 2 हो गया, तब सिंपल है हो गया। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसमें 4 2 6, यानी कि माइनस 20 प्लस 6.5, यानी 14 6 20 होता है ना, 13.5 माइनस का हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। माइनस में 13.5, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। सबसे पहले ब्रैकेट तोड़े, ब्रैकेट में भाग दिए, गुणा किए, जोड़ लिए, कैलकुलेशन कर लिए, माइनस 13.5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि यदि सेक 4 थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस 20 डिग्री, तो थीटा किसके बराबर होगा। देखिए बहुत सिंपल है, आप कभी भी देखिएगा साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, ये हमेशा दोनों बराबर कब होते हैं, जब इन दोनों के एंगलों का योग 90 डिग्री होता है। कौन कौन, तो साइन थीटा कॉस थीटा, टैन थीटा कॉट थीटा, और सेक थीटा आपका कॉसेक थीटा। जैसे साइन 30 का जो मान होता है वही जो होता है कॉस 60 डिग्री का होता है, तो 30 60 जोड़ने पे 90 हो जाएगा। यानी ये दोनों साइन थीटा ऐसे दिया रहेगा, अगर मान लीजिए साइन थीटा बराबर कॉस अल्फा 5, तो ये बराबर कब होगा, जब थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही अगर टैन थीटा प्लस कॉट 5 बराबर कॉट 5 दिया रहेगा, तो थीटा प्लस 5 बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ भी इन दोनों के एंगलों का योग अगर 90 डिग्री होगा तभी जाकर ये दोनों बराबर होंगे। तो जोड़ दीजिए यहाँ पर 4 थीटा प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, तभी जाकर ये दोनों बराबर होंगे। तब सिंपल हो गया, 4 थीटा 1 थीटा कितना हो जाएगा, 5 थीटा इज इक्वल टू 20 घटेगा 70 हो जाएगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 14 डिग्री हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बोला था थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान 14 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। साइन कॉस रहे तो दोनों बराबर कब होंगे, जब दोनों का योग 90 हो जाए। सेक और कॉस रहे, सेक और कॉसेक रहे तब भी दोनों 90 डिग्री, टेन कॉट रहे बराबर तब भी दोनों 90 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा 14 डिग्री। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 52 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, इसका वैल्यू पूछ रहा है। बहुत सिंपल है ये, देखिए तो ये तो 1 हो जाएगा, जहां दोनों के एंगलों का योग 90 हुआ, देखिए 8 2 10 5 3 8 1 9 यानी 1 हो जाएगा, प्लस साइन 30 का मान 1/2 होता है तो 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे 1/4, माइनस टेन 45 का मान 1 का होल स्क्वायर करेंगे 1, ये 1 कट गया यानी 1/4 जो हो जाएगा ना आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसमें आसान क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको जो अगर चेंज करेंगे ना तो ये कॉस स्क्वायर 38 डिग्री हो जाएगा, और जहां भी अगर दोनों साइन साइन में है दोनों का योग 90 है तो 1 हो जाएगा, दोनों का योगफल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 प्लस साइन 30 का मान 1/2 बर कर देना है तो 1/4, इसका भी 1 का बर करेंगे 1 कट जा रहा है 1/4 आंसर हो जा रहा है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी बिना स्टॉपेज के 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और रुकने के साथ यानी स्टॉपेज के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। देखिए स्टॉपेज के बिना रुके, ये बिना रुके हैं, बिना अगर रुके जाती है ना रेलगाड़ी, बिना रुके ये 50 के स्पीड से चलती है, और बट्टा रुके ये रुक कर जब जाती है, ठीक। तो देखिए दोनों जो चाल का अनुपात होता है ना उस समय का उल्टा हो जाता है। यहाँ जो चाल का रेशियो दिया है ये 50 दिया है, ये 40 दिया है ना, तो जब इसका टाइम निकालेंगे ना तो ये 40 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। स्पीड का उल्टा टाइम होता है, स्पीड का उल्टा क्या होता है टाइम होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब डिस्टेंस सेम रहे, ये डिस्टेंस सेम ही की बात कर रहा है कि जब ये बिना रुके जा रही है तो 50 के औसत चाल से जा रही है, रुक कर जा रही है तो 40 का औसत चाल से जा रही है, तो ये टाइम जो हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, ये कटाएंगे तो कट जाएगा, यानी कि कितना देर रुक रही है तो 1 घंटा रुक रही है, किस में 5 में रुक रही है, बिना रुके इसका रुक कर जाने का चाल कितना है 5 है, तो ये ना रुक वाला नीचे रखेंगे हम लोग हमेशा, रुक कर जब जा रही है उसको नीचे रखना होगा। तो 5 घंटा में 1 घंटा रुक रही है, 5 घंटा में 1 घंटा रुक रही है, तो हमें मिनट में पूछा हुआ है तो मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से इसे गुणा कर लेंगे। ये 1/5 घंटा रुक रही है, ये 1/5 1 यूनिट रुक रही है किसमें तो 5 में, तो 1/5 घंटा में निकलेगा, मिनट में बनाने के लिए हम क्या करेंगे 60 से, तो 5 से कटा दीजिए यानी 12 मिनट जो है प्रति घंटा रुक रही है, और यही आपका आंसर हो जाएगा 12 मिनट, यानी ऑप्शन से मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार और देख लीजिए। बिना रुके स्पीड 50 है, रुक कर 40 है तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा ये 50 हो जाएगा, 0 कटाए यानी 1 रुक रही है किसमें 5 में, तो 60 में कितना रुकेगी मिनट में पूछा हुआ है तो 12 मिनट रुकेगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए देखिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एबीसी और त्रिभुज QPR की RQP समरूप है। देखिए ये सेम क्वेश्चन जो है ना सिमिलरिटी अभी पढ़ाए हुए थे 8 बजे, उसी में आपको बताए थे। तो सिमिलरिटी आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग क्लास कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, क्लास को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, इसीलिए आपका नहीं बना होगा ये क्वेश्चन। बहुत आसान है, देखिए जैसे जैसे बोला हुआ है त्रिभुज ABC और त्रिभुज RQP जैसे जैसे बोलता है वैसे ही हमें फिगर बनाना होगा। ये दोनों सिमिलर हैं, ABC बोला है RQP, तो यहाँ से ABC स्टार्ट किए तो यहाँ से RQP स्टार्ट करेंगे, एकदम सेम होना चाहिए, ठीक। और दोनों सिमिलर है, AB बराबर 4 दिया हुआ है, BC बराबर 6 दिया हुआ है और ये 5 दिया हुआ है, AC बराबर 5 दिया हुआ है। कह रहा है कि अगर दोनों के एरिया का रेशियो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज QPR क्या दिया है RQP बराबर कितना है रेशियो, तो दिया है 9/4 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि PQ किसके बराबर होगा। देखिए आपको बताए थे जो सिमिलरिटी पढ़ाए थे कि जब एरिया का रेशियो दे तो एरिया का वर्गमूल जो होता है ना भुजा के संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो एरिया का वर्गमूल ले लिया और संगत भुजा मतलब हमें पूछा है PQ, तो अगर ये PQ पूछा है तो इसका संगत BC है, तो BC ऊपर रखेंगे क्योंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ऊपर है, तो BC 6 हो गया और नीचे PQ हमें पूछ रहा है। अब देख लीजिए सिंपल हो गया, 9 का वर्गमूल 3/2 इज इक्वल टू 6/PQ, कटा लेंगे 3 दूना 6, तिरछा गुणा कर लिए तो PQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हूबहू क्वेश्चन आपको बताए थे, ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक। तो आप लोग अच्छा से क्लास करिए, सीरियस क्लास लीजिए। जब दो त्रिभुज सिमिलर होते हैं तो इनके संगत क्षेत्रफल का रेशियो के वर्गमूल भुजा के रेशियो के बराबर होता है। तो 3/2 बराबर 6/PQ कर लिए, कटा लिए, तिरछा गुणा कर लिए, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, हमें बोला है कि यदि tan थीटा बराबर 2/3 है तो 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा बट्टा 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर निकालना है। देखिए यहाँ tan का वैल्यू दिया है ना, तो अब हम ये नहीं करेंगे कि ये p/b करेंगे और फिर h निकालेंगे, यहाँ बैठाएंगे, बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। sin थीटा tan में कैसे बदला, अगर हम क्या करते हैं ना, इसको cos थीटा से भाग दे देते हैं, इसको भी क्या करते हैं cos थीटा से भाग देते हैं, इसको भी cos थीटा से भाग देते हैं, इसको भी cos थीटा से भाग देते हैं। ऊपर नीचे हमने cos से भाग दे दिया, तो ये sin थीटा बटा cos थीटा बराबर ये दोनों tan थीटा हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि ये 3 गुणे tan थीटा। tan थीटा का मान कितना दिया है 2/3, अब रख लीजिए प्लस माइनस, या माइनस ये कट गया 1 हो गया यानी 4 हो गया, बट्टा नीचे हो गया 3 गुणे 2/3, ये भी tan थीटा हो गया तो 2/3 और प्लस 4 हो जाएगा। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 2 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, बट्टा 4 2 6 हो जाएगा, यानी कटाएंगे तो -1/3 जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऐसे कितना आसानी से बन गया, -1/3 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या किए, कुछ नहीं किया, हम केवल जो है ऊपर नीचे cos से हम भाग दे दिए हैं, तो cos से भाग दिए तो sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा हो गया, यहाँ कट करके 1 हो गया, यहाँ tan थीटा हो गया, यहाँ 1, तो 3 गुणे tan का वैल्यू 2/3 दिया हुआ -4, और यहाँ भी tan का वैल्यू रख दिए 2/3 प्लस 4, तो ये कट जा रहा है, 2 में से 4 गया -2 और ये 4 2 6, -2/6 यानी -1/3 हो जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 50 क्वेश्चन हम लोग लाइन बाय लाइन एक एक क्वेश्चन किए हुए हैं, आपको बहुत अच्छा लगा होगा डिस्कशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए और आप लोग जो है टेस्ट को सीरियसली लीजिए। पहले बताए हुए थे 5 मिनट आपका लिए थे यही समझाने के लिए, टेस्ट सीरियस लीजिएगा तो बहुत इंप्रूवमेंट करिएगा आगे, ठीक। और जहाँ बीच में छोड़े, और देखिए इसमें एक बात और है ना कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ कुछ भी नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा मेहनत लग रहा है और आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत एक दिन रंग लाएगा, जरूर रंग लाएगा, बस आप अगर राइट डायरेक्शन में मेहनत करिएगा तभी रंग लाएगा, और अच्छा से बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा तभी रंग लाएगा। अब ये नहीं कि एक दिन कर रहे हैं 2 दिन नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए और प्रैक्टिस जो है डेली होनी चाहिए और मेहनत लगाकर करना, मेहनत करना होगा, इसमें बिना मेहनत का नहीं होगा। इतना देर डिस्कशन आपका समझिए कि 1.5 घंटा डिस्कशन हुआ, लगभग 1.5 घंटा डिस्कशन चला, तो वही चीज़ 1.5 घंटा डिस्कशन चल रहा है, फिर आपका अच्छा वे में क्लास भी चल रहा है। अभी 8 बजे वाला क्लास 20 के बाद जो है कंटिन्यू हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को समझिए और मेहनत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट लीजिए और सक्सेस होइए। अपने माता पिता को भी खुश देखिए कि हाँ वो भी गदगद हो जाएंगे कि मेरे बेटे का रिजल्ट हुआ। जिस दिन आप अपना जो ज्वाइनिंग लेटर दिखाइएगा उनको तो बहुत खुशी मिलेगी उनको, ठीक। सबसे ज़्यादा खुशी 3 लोगों को ही मिलेगी, एक आपके टीचर को मिलेगी, माता पिता को मिलेगा, यही 3 लोग हैं जो सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी। फ्रेंड तो सब अगर आपका फ्रेंड का आपका रिजल्ट हो गया, आपके फ्रेंड का नहीं हुआ, तो वो सोचेगा कि ये कैसे कैसे किया है, ये नहीं सोचेगा कि वो मेहनत किया है, ज़रूर दिमाग लगाएगा कि ज़रूर कुछ उल्टा पुल्टा दिमाग लगाया होगा तभी इसका हुआ है, वो आपके चक्कर में पड़ने लगेगा। तो ये चीज़ करिए, मेहनत करिए, रिजल्ट होगा ही होगा। राइट डायरेक्शन में करिए, सेट प्रैक्टिस करिए, बहुत फ़ायदा होने वाला है। 50 सेट करके देखिए मेरे साथ, अभी हम लोग 9वां सेट ये किए हुए हैं, कल 10वां सेट का टेस्ट होगा जो कि 11 बजे होगा, तो आप ज्वाइन करिए उसको। ओके बाय, अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करिए।